तो के वेलकम गाइस, डे 2 ऑफ आवर सेशन। आज हम ओपन स्टैक के सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले कि मैं आपको आज का सेशन शुरू करूं, पिछले सेशन में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि क्लाउड आपको ऑफरिंग किस तरीके से देता है। मतलब ये कि क्लाउड आपको जो सर्विसेज देता है वो कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, उसी के हिसाब से ही आप जो है फिर टेक्नोलॉजी डिसाइड करते हो कि आपको किसकी पढ़ाई करनी है। ठीक है। जो सबसे पहली जो ऑफरिंग होती है वो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसको हम IaaS कहते हैं। बहुत सुना होगा आपने वर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। दूसरा होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तीसरा होता है फंक्शन एज अ सर्विस होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता है। ऐसे मतलब थर्ड एंड फोर्थ जो है ना, फंक्शन एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये थोड़ा वैसे सर्विसेज हैं जिसमें आप बनी बनाई चीजों को डायरेक्टली यूज करते हो, कंज्यूम करते हो। तो हम जो है उसके ऊपर इतना फोकस नहीं करते हैं। हम जो मेन फोकस करते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे करते हैं और प्लेटफॉर्म पे करते हैं। आपको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की पढ़ाई करनी है, मतलब अगर आपको इसके ऊपर अगर पढ़ाई करना है, तो जैसे प्राइवेट, अगर आप क्लाउड की बात करते हो, हालांकि प्राइवेट और पब्लिक जो दो वर्ड होता है ना, वो बेसिकली टोटली डिपेंड करता है कि प्रोवाइडर कौन है। अगर कोई प्रोवाइडर, मान लो कि कोई भी जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है, अगर वो ये कहता है कि वो मेरे प्रेमिसेस में आके और मेरे लिए एक डेटा सेंटर बनाएगा, पूरा का पूरा फिजिकली हार्डवेयर जो है जीरो से स्टार्ट करेगा मेरे अपने प्रेमिसेस के अंदर, तो मैं उसको प्राइवेट बोलता हूँ। वो ओपन स्टैक भी हो सकता है, वो AWS भी हो सकता है। क्यों? अगर AWS Amazon रेडी हो जाता है मेरे प्रेमिसेस में होस्ट करने के लिए, इवन दो वो रेडी नहीं होगा, ठीक है, तो हम उससे दोनों को ही प्राइवेट कह सकते हैं। तो आप जो वर्ड्स है ना उसके बीच में कभी भी कंफ्यूज मत होना कि यार प्राइवेट तो हमेशा ओपन स्टैक ही होता है या प्राइवेट पब्लिक तो हमेशा Amazon ही होता है। नहीं, पब्लिक प्राइवेट जो होता है वो टोटली इस पे डिपेंड करता है कि आपको जो सर्विस दे रहा है क्लाउड की, वो डेटा सेंटर कहाँ लगा रहा है। अगर आपका प्रोवाइडर ये बोलता है कि मैं डेटा सेंटर आपके घर में आके लगाऊंगा, सब कुछ मैं आपको लगा के और सिर्फ आपको सर्विस दूंगा, तो वो प्राइवेट हो जाएगा। सेम वही जो सॉफ्टवेयर होगा Amazon का चाहे जो भी है, वो आपका प्राइवेट मोड में आ जाएगा। पब्लिक मोड में क्या होगा कि मेरे को क्या करना होगा कि वहां पे जाना होगा उसके डेटा सेंटर पर, वहां पे अपने VMs लॉन्च करने होते हैं, तो उसे हम पब्लिक सर्विस बोलते हैं, पब्लिक क्लाउड। अब जो बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और तीसरा जो चौथा है फंक्शन एंड सॉफ्टवेयर। तो फंक्शन एंड सॉफ्टवेयर को मैं अभी इतना फोकस इसलिए नहीं दे रहा कि ये ना अभी समझने का अभी कोई फायदा नहीं है। जो मेन जो इंटरेस्टिंग जो टॉपिक समझने वाले हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इन दोनों के अपने अपने एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ओपन स्टैक अमेजोन का एग्जाम्पल है EC2। तो अगर आप अमेजोन की AWS की GUI में जाते हो तो वहाँ पे एक सेक्शन बना होता है EC2 का। EC2 बेसिकली क्या करता है, वहाँ पे आपको VM लॉन्च करने के लिए फैसिलिटी देता है। आप ओपन स्टैक पे जाते हो, ओपन स्टैक में आप क्या करते हो, वहाँ पे आप एक VM बनाते हो। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की जब बात होती है तो आप क्यूबरनेटिस का क्या कहते हैं एग्जांपल दिया जाता है कि आप क्यूबरनेटिस के ऊपर सीधे अपनी सर्विस चलाते हो आके। मतलब ये कि आप जो सर्वर, पहले एक सर्वर होते थे, सर्वर से आप एक सर्विस में आ गए, मतलब ये कि आप लाइट वेटेड हो गए। तो जो सर्विस होती है वो आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर चलेगी। अब वो प्लेटफॉर्म पे कोई भी सर्विस होस्ट कर सकता है, मतलब ये कि वो चाहे टीम A है, टीम B है, टीम C है, कोई भी टीम आती है, प्लेटफॉर्म सबके लिए कॉमन होता है। ठीक है। अभी हो सकता है कि कुछ लोग ये वर्ड्स में कंफ्यूज हो कि प्लेटफॉर्म और ये सब क्या है, तो उसमें डरो मत, मैं अभी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा। ये सेशन मैंने मतलब डराने के लिए, हैवी हैवी वर्ड्स यूज करने के लिए नहीं किया हुआ। यहाँ पे हम बहुत बेसिक एकदम मतलब तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें क्या होती है डिटेल में। तो ये जो हमारा सेशन है ओरिएंटेड है, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के लिए, जो उसका एक जो बेस्ट एग्जांपल है ओपन स्टैक। तो अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस तो कोई मुझे दे रहा है, ठीक है, क्लाउड जो है प्रोवाइडर वो मुझे कहता है कि मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस दूंगा। बट मेन क्वेश्चन ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं पता होगा मैं उस सर्विस का क्या करूंगा। ठीक है। तो आप में से जितने भी लोग हैं, कोई भी मुझे एक बंदा बता दे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। आप क्या समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहा जाता है? कोई भी एक बंदा बोल सकता है। हार्डवेयर का ठीक है। प्लेटफॉर्म। हाँ ठीक है। तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल हार्डवेयर हार्डवेयर का या जो भी पार्ट होता है, जैसे लाइक मेमोरी, प्रोसेसर, स्पीड वगैरह जो भी हम प्रोवाइड हम्म। करते हैं, ठीक है, वो ठीक पार्ट है। हार्डवेयर के साइड से इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ बिल्कुल सही है। कहलाता है। नहीं, करेक्ट है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपको अगर एक डेटा सेंटर बनाना है, तो डेटा सेंटर में आप मतलब हमेशा कभी अभी आप क्लाउड पढ़ो ना, क्लाउड यार देखो नई चीज नहीं है। क्लाउड आपका जो ट्रेडिशनल सिस्टम था ना डेटा सेंटर को, उसी को सिर्फ एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं।
हम उस नेक्स्ट लेवल को पढ़ रहे हैं, बट जब तक हमें बेस लेवल नहीं पता होगा, मतलब हमको पहले वापस डेटा सेंटर में जाना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि डेटा सेंटर क्या होता है, तभी हम क्लाउड को समझ पाएंगे। अदरवाइज हम क्लाउड को ऐसे नहीं समझ पाएंगे, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये टर्म, इतने सारे टर्म्स यूज करते हैं, ये इतने सारे बड़े बड़े वर्ड्स, वर्ड्स कुछ भी नहीं है। आप बेसिक समझोगे तो बहुत आसान है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि बिल्कुल बेसिक चीज, अगर आपको एक डेटा सेंटर बनाना है, ठीक है, अगर आप एक डिप्लॉयमेंट के बंदे हो, आपने अगर डिप्लॉयमेंट प्रोफाइल में काम किया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छी तरह से समझते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये होता है कि एक डेटा सेंटर बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे जो मेन जो चाहिए होता है किसी को भी, वो होता है सर्वर। आप एक सर्वर के बिना डेटा सेंटर नहीं बना सकते, तो फिजिकल सर्वर, उस सर्वर के अंदर क्या होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सर्वर के अंदर सीपीयू और रैम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिना सीपीयू और बिना रैम के एक सर्वर नहीं चल सकता। ये तो हो गया आपका सर्वर। सर्वर के साथ में कुछ और भी चाहिए होता है, क्या होती है, स्टोरेज। स्टोरेज क्यों चाहिए? स्टोरेज इसलिए चाहिए कि आपका सर्वर जो भी प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, चाहे वो लॉग्स हो या डेटा हो, उनको कहीं ना कहीं आपको सेव करना पड़ेगा। आप सेव करोगे तो ही तो आप बाद में उसे एनालाइज कर सकते हो, या आर्काइव मान लो कभी बाद में रिट्रीव कर सकते हो कि भाई मुझे मैंने 6 महीने पहले क्या किया था, या उस पर एनालिटिक्स कर सकते हो, या आप उसके ऊपर कोई भी तरीके का ऑपरेशन कर सकते हो। तो डेटा, तो डेटा के लिए सबसे जरूरी होता है स्टोरेज। स्टोरेज के ऊपर ही आप अपना डेटाबेस बनाओगे। तो स्टोरेज जो होता है, फिजिकली स्टोरेज, आप लोगों ने जैसे डेटा सेंटर में विजिट किया होगा कभी, तो आपने देखा होगा कि हर सर्वर के अंदर में एक हार्ड डिस्क लगी होती है, ठीक है, एक दो तीन चार जितने भी स्लॉट्स होते हैं, 1 टीबी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, 1.1 1.2 टीबी की एक स्टोरेज हार्ड डिस्क होती है, सर्वर के अंदर आती है। जितना भी ऑर्डर किया जाता है उसके अकॉर्डिंग वो स्लॉट्स बना के देते हैं, 8 10 12 जितने भी चाहिए, 20 तक जाता है, 16 से 20 तक जाता है, डिपेंडिंग कि किस कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर आप ऑर्डर कर रहे हो। तो ये होती है नॉर्मल ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क जो अभी तक चलती आ रही थी अभी तक, मतलब कि आज भी दिखेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि ये सब गायब हो गए हैं। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल फॉर्मूले पे काम करते थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता था, फिर वो आपका डेटा सेव होता था। फिर एक नए तरीके की स्टोरेज टेक्नोलॉजी आई है जो पब्लिक डोमेन में भी बहुत फेमस है, जिसे एसएसडी बोलते हैं लोग, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें क्या होता है कि इसमें ना एक सिंगल स्टेट होती है, इसमें सीधा जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल में ही रहती है, इसमें कोई मैकेनिकल फोर्स नहीं लगती है। तो जो डेटा है, जो डिस्क है, वो यूनिक होती है, मतलब वो सॉलिड होती है, और इसके वियर एंड टीयर के चांसेस कम होते हैं, और ये कॉस्टली भी ऑब्वियसली होती है, और इसकी जो स्पीड है, डेटा राइटिंग स्पीड, वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं ये बोलूँ तो ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क पे अगर हम 100 Mbps की स्पीड से राइट कर सकते थे डेटा, अगर रीड राइट की स्पीड 100 Mbps 200 Mbps जाती है, तो सॉलिड स्टेट के ऊपर कितनी जाती है? सॉलिड स्टेट के ऊपर ये कम से कम 1400 1500 Mbps तक जाती है। तो जंप देखो आप कितना ज्यादा है, 200 400 Mbps से सीधा 1400 Mbps पे। तो सॉलिड स्टेट बहुत फास्ट होता है। आपको अगर डेटाबेस बनाना है जहाँ पे रिट्रीवल बहुत फास्ट होता है, आपको हर एक सेकंड में ज्यादा डेटा चाहिए होता है, तो उस केस में आप एसएसडी, जैसे नॉर्मल अगर मैं पब्लिक एग्जांपल की बात करूँ तो लैपटॉप्स में आजकल एसएसडी आता है। एसएसडी आने का फायदा क्या होता है, बहुत जल्दी बूट हो जाता है सिस्टम, बहुत जल्दी डेटा रिट्रीव हो जाता है। एक और नया टेक्नोलॉजी स्टोरेज के अंदर, ये मैं फिजिकल बता रहा हूँ, मैं आपको अभी तक जो भी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ फिजिकल की कर रहा हूँ। तो एक और नए तरीके का स्टोरेज आया है मार्केट में, जिसको हम बोलते हैं एनवीएमई, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। एनवीएमई जो है वो और भी बहुत फास्ट होता है एसएसडी से भी। अब देखो, जो चीज जितनी फास्टर परफॉर्मेंस बेस्ट होगी, ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। अब जितने पैसे में आप एक एचडीडी खरीदते हो, नॉर्मल हार्ड डिस्क खरीदते हो, उससे भी कई ज्यादा पैसा देके बहुत कम साइज की आपको एसएसडी मिलती है, और उससे भी बहुत ज्यादा पैसा देके और उससे भी बहुत कम साइज में आपको एक एनवीएमई मिलता है। लेकिन बेनिफिट क्या होता है, एनवीएमई की जो स्टोरेज साइज होती है वो बहुत कम होती है, जैसे हमारे रैम्स होते हैं ना, रैम के जैसा होता है। तो सोचो एक ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क जो कितना बड़ा होता था, ऑन एन एवरेज आई गेस 3 या 4 इंच के होते थे हार्ड डिस्क की जो साइज होती थी। एसएसडी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, इवन दो साइज का इंक्रीमेंट नहीं था, डिक्रीमेंट नहीं था, जस्ट उसकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट था कि उसकी रीड राइट स्पीड जो है वो बढ़ गई थी। एनवीएमई के अंदर वो स्पीड और बहुत ज्यादा बढ़ के वो अराउंड 2400 Mbps तक चली जाती है। इमेजिन कि अगर आप एनवीएमई स्टोरेज यूज करते हो तो आपका जो रिट्रीवल है किसी भी डेटा का, वो बहुत ज्यादा सुपर फास्ट होता है। तो अगर आप डेटाबेस अगर डिजाइन कर रहे हो, तो अगर आपको कंपैरिजन करने को बोला जाए, तो आप हमेशा कंपैरिजन में देखोगे तो एचडीडी बहुत नीचे आता है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक मतलब परफॉर्मेंस के ही बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो। बहुत सारी चीजें आपको कंसीडर करनी होती है, प्राइस एंड स्टोरेज साइज। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको 3 तरीके की फिजिकल स्टोरेज आज की डेट में आपको मार्केट में मिलते हैं, जो कि आप अपना एज अ स्टोरेज यूज करते हो, ठीक है।
ये बात हो गई स्टोरेज की। तीसरी जो चीज होती है वो होता है राउटर, स्विच राउटर एंड फायरवॉल। तीनों को मैं नेटवर्किंग के अंदर में काउंट करता हूँ। तो एक डेटा सेंटर के अंदर एक आपका होता है सर्वर जो प्रोसेसिंग करता है, स्टोरेज जो डेटा को सेव करता है, और तीसरी जो चीज होती है नेटवर्किंग, जिसके अंदर हमारा स्विच आता है, राउटर आता है, फायरवॉल आता है। अब स्विच क्या करता है, स्विच आपको भी पता है, स्विच जो है ट्रैफिक को जो है वो माइग्रेट लेके जाता है एक से दूसरे पे। अगर आप मान लो मल्टीपल डिवाइसेस आपस में बात कर रहे हैं तो वो कैसे बात करेंगे, वो वाया स्विच होके पास होता है ट्रैफिक। तो स्विच बेसिकली ट्रैफिक को पास करता है। और स्विच के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। स्विच जो होता है L2 L3 होता है। आपने अगर OSI मॉडल पढ़ा होगा तो OSI मॉडल के अंदर जो लेयर 2 एंड लेयर 3 की जो बात होती है उसके अकॉर्डिंग स्विच के बिहेवियर होता है। स्विच एज ए L2 भी काम करता है, एज ए L3 भी काम करता है, ठीक है। इतना ज्यादा डिटेल में परेशान होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आप समझो नेटवर्क, कि आप जो नेटवर्क बनाते हो वो नेटवर्क जो है वो स्विच के थ्रू पास होते हैं। राउटर्स क्या होते हैं, राउटर आपका आपके नेटवर्क का, जिस नेटवर्क में आप हो उसका आखिरी डिवाइस होता है। उसके बाहर आप दूसरे नेटवर्क में जाते हो। मतलब ये कि अगर एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क से अगर आप बाहर दूसरे नेटवर्क में जाते हो तो आपको राउटर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम अपने घरों में करते हैं, हमारे घर में एक राउटर लगा होता है ब्रॉडबैंड का। तो हमारे जितने भी डिवाइसेज हैं वो क्या करते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं और वो राउटर पे जाते हैं, देन राउटर के बाद वो इंटरनेट पे चले जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप एक नेटवर्क से बाहर जाते हो तो आपको राउटर की जरूरत पड़ती है। फायरवॉल क्या होता है, बेसिकली प्रोटेक्शन करता है, आपके कम्युनिकेशन को बचा के रखता है, आपके क्या कहते हैं डिवाइसेस पे कोई बाहर से हैक ना करे, ठीक है। कोई इस तरीके से वो प्रोटेक्शन करता है, या आपका कोई ट्रैफिक अननेसेसरी बाहर ना जाए तो वो बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग की टाइप की, कि ट्रैफिक को अननेसेसरी पास होने से रोकता है। तो ये नेटवर्किंग के तीन डब्बे हैं, फिजिकल बॉक्सेस हैं जो कि, और स्टोरेज और आपका फिजिकल सर्वर। तो ये जो मेन जो तीन, मतलब मैं बोलूं तीन ब्रॉड सेंस में, एक सर्वर, एक स्टोरेज और तीसरा नेटवर्क। इन तीन चीजों को हम फिजिकली जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते थे, मतलब आज से 2 4 5 साल पहले, जब भी हम डेटा सेंटर में जाके अपने हाथों से जब हम ये डिप्लॉयमेंट करते थे तो हम ये सारी चीजें करते थे, ठीक है। अब ओपन स्टैक क्या कहता है या क्लाउड क्या कहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब ये बोलता है कि आपको इनमें से जो जितनी भी चीजें हैं कुछ भी फिजिकली बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ मिलेगा वर्चुअली ऑन डिमांड। मतलब ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। आपने बोला मुझे एक सर्वर बनाना है, तो सर्वर बनाने के लिए क्या चाहिए होता था नॉर्मली में, फिजिकल सर्वर, स्टोरेज एंड नेटवर्क। ये तीनों चीजें आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट में मिलेगा। आपको बना बना एक वीएम मिलेगी, आपको वर्चुअल स्टोरेज मिलेगा, आपको वर्चुअल नेटवर्क मिलेगा। और जैसा काम आप फिजिकल में करते थे एग्जैक्टली डिट्टो सेम चीज आपकी वर्चुअल में होगी। इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बट आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस किसे कहा जाता है। एक और एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, मतलब ऑफ द ट्रैक, मतलब ये टेक्निकल एग्जांपल नहीं है। जैसे कि आपको घर बनाना है, ठीक है, आपको एक घर चाहिए रहने के लिए, तो एक तरीका क्या होता है ट्रेडिशनल, आप जमीन खरीदो, जमीन के ऊपर आप अपना नॉर्मल जो तरीका होता है आप घर बनाओ, ईंट और बाकी सारी चीजों को, सीमेंट, सब मटेरियल्स इकट्ठा करके आप उनसे जोड़ के घर बनाओ। आप उसका, आपको घर में पूरा घर आपने अपना बना लिया खुद से। एक दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है कि आप एक बिल्डर ने आपको एक फ्लैट बना के दे दिया, आप सीधा बिल्डर फ्लैट में एंट्री कर लिया, आपने जैसे ही आपको हैंडओवर मिला आपने सीधा फ्लैट में एंट्री कर लिया। मतलब ये कि आपने कुछ नहीं किया, आपको बना बनाया एक फ्लैट मिल गया ना, मतलब आप तो मार्केट में गए नहीं ना, आपने कोई मटेरियल खरीदा है ना, तो आपने कुछ किया, आपको सीधा बना बनाया मिल जाए। तो ऐसे ही सेम यहाँ भी क्या होता है, आपको एक डेटा सेंटर वर्चुअली ऑन डिमांड मिल जाता है, जैसा कि आप फिजिकल के केसेस में करते थे। अब ये होता कैसे, ये भी बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि यहाँ कहना आसान है, इसको प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हमारी जो क्लाउड की जो टेक्नोलॉजीज है ना उसको समझने का कोई फायदा नहीं होगा। आप ये देखो कि आपसे बोला जाता है कि एक सर्वर वर्चुअल सर्वर बन जाएगा, एक स्टोरेज वर्चुअल स्टोरेज बन जाएगा, एक नेटवर्क वर्चुअल नेटवर्क बन जाएगा। ये थ्योरेटिकली आपसे बोला जा रहा है। अब इसको प्रैक्टिकली समझना है कि कैसे पॉसिबल है, हाउ इज इट पॉसिबल, कि अगर कोई कहता है कि एक सर्वर, फिजिकल सर्वर जो मुझे दिखता है जाके और वो कुछ ऑपरेशन करता है, ठीक है वो ऑपरेशन करता है, बट वो एक्चुअली कैसे ट्रांसलेट हो रहा है, कैसे वो वर्चुअल सर्वर में बनता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन की। तो देखो डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन इज ऑल अबाउट हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। जितने भी फिजिकल हार्डवेयर आपके डेटा सेंटर में प्रेजेंट होते हैं उन सबको वर्चुअल में कन्वर्ट किया जाता है।
कैसे किया जाता है हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्म फिजिकल सर्वर टू वर्चुअल सर्वर। तो क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि फिजिकल सर्वर को वर्चुअल सर्वर में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है? किसी को आइडिया है इसके बारे में? हाइपरवाइजर के थ्रू हम करते हैं। हाँ, ये बेस्ट एग्जांपल है। हाइपरवाइजर एक बहुत ही इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके फिजिकल सर्वर को वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो हाइपरवाइजर हाइपरवाइजर एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि रन करता है होस्ट के हार्डवेयर पे। अब देखो यहाँ ना दो चीजें आपको ना बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड मिलेंगे सुनने को, चाहे आप मेरे सेशन में देखो या फिर आप कहीं भी किसी भी जगह पढ़ोगे, तो दो वर्ड आपको बहुत मिलेंगे सुनने को। एक तो मिलेगा होस्ट हार्डवेयर, होस्ट वर्ड, और एक मिलेगा गेस्ट। होस्ट और गेस्ट बिल्कुल सेम होता है जैसे कि हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है। नॉर्मल में क्या होता है, होस्ट वो होता है मेजबान होता है जिसके घर आप जाते हो, वो पार्टी देता है। अगर कोई पार्टी दे रहा है तो आप जिसके घर जा रहे हो तो वो होस्ट हो गया, आपका मेजबान हो गया। और गेस्ट वो होते हैं जो मेहमान उसके घर आते हैं। तो जो फिजिकल हार्डवेयर होता है जिसके ऊपर ये सारा ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, जो सारा ऑपरेशन हो रहा है इसको हम बोलते हैं होस्ट हार्डवेयर, कि ये हार्डवेयर है जो कि सब कुछ होस्ट करेगा। ठीक है, और उसके ऊपर जो वीएम्स बनती हैं वो गेस्ट मशीन होती हैं। चाहे आप उसे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हो, बहुत सी जगह गेस्ट ओएस बोलते हैं, गेस्ट वीएम बोलते हैं, या आप होस्ट हार्डवेयर बोल लो, होस्ट ओएस बोल लो। वर्ड चाहे आप कोई भी चूज कर लो, वो आपके ऊपर है। जो मेन मतलब समझने वाला वो ये है कि एक होस्ट होगा, वो हार्डवेयर जिसके ऊपर ये सारी कहानी चलेगी उसे हम होस्ट बोलेंगे, होस्ट हार्डवेयर। जो वीएम्स होती हैं वो होस्ट हार्डवेयर के ऊपर चलती हैं। अब होता क्या है उनके अंदर, जो आपका सीपीयू होता है वो वी सीपीयू में कन्वर्ट हो जाता है, जो रैम होता है वो वी रैम में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और जो आपका जो फिजिकल निक होता है, अब निक वर्ड मैंने अभी तक बताया नहीं था। निक क्या होता है, आपके सर्वर का जो फिजिकल इंटरफेस होता है जहां पे आप केबल कनेक्ट करते हो, अपनी RJ45 ईथरनेट केबल जो आप कनेक्ट करते हो ना नेटवर्किंग के लिए, तो उस पोर्ट को हम निक पोर्ट बोलते हैं। तो सर्वर्स में क्या होता है, एक से ज्यादा भी पोर्ट होते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूज केस कि आप कैसा सोल्यूशन डिजाइन कर रहे हो। एक से ज्यादा भी निक पोर्ट होते हैं। जिन लोगों ने फिजिकली डेटा सेंटर में काम किया उनको पता है कि एक सर्वर में एक से ज्यादा केबल्स लगती हैं। तो जो फिजिकल निक है उसको वर्चुअल निक में कन्वर्ट किया जाएगा, रैम को वीरैम में कन्वर्ट किया जाएगा और सीपीयू को वीसीपीयू में कन्वर्ट किया जाएगा। ये तीन इंपॉर्टेंट कोर कंपोनेंट्स हैं जो कि वर्चुअलाइजेशन में ट्रांसफॉर्म होते हैं फिजिकल टू वर्चुअल। अब ये कैसे होता है, ये होता है विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर। ठीक है, हाइपरवाइजर है क्या चीज? हाइपरवाइजर एक सॉफ्टवेयर है। अब ये सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे मिलता है, क्या होता है, ये भी मैं बता देता हूँ। पहले उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दो तरीके के हाइपरवाइजर होते हैं, एक होता है टाइप वन, एक होता है टाइप टू। टाइप वन हाइपरवाइजर किसे कहते हैं? अगर मैं हाइपरवाइजर का जो सॉफ्टवेयर है वो डायरेक्टली अपने फिजिकल नोड पे डालता हूँ, फिजिकल मतलब होस्ट पे डालता हूँ, अभी जो मैंने लास्ट स्लाइड में बोला था ना होस्ट, तो जिस हार्डवेयर को मुझे वर्चुअलाइज करना है उस हार्डवेयर के ऊपर, हार्डवेयर मतलब सर्वर, उस सर्वर के ऊपर अगर मैं डायरेक्टली हाइपरवाइजर डाल देता हूँ तो उसके बाद जितनी भी वीएम्स बनती हैं वो डायरेक्टली मेरे हार्डवेयर के रिसोर्सेज को यूज कर सकती हैं। इसको हम बोलते हैं टाइप वन हाइपरवाइजर। दूसरा जो हाइपरवाइजर होता है उसे बोलते हैं टाइप टू हाइपरवाइजर। टाइप टू हाइपरवाइजर क्या होता है कि पहले तो आप अपने हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डालो, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप अपना हाइपरवाइजर इंस्टॉल करो, तो वो हो जाएगा आपका टाइप टू। तो टाइप टू जो होता है, अब टाइप वन का कहाँ इस्तेमाल होता है? कॉमर्शियल यूज के लिए, प्रोडक्शन में। आप कभी भी कस्टमर के लिए मान लो प्रोडक्शन सिस्टम बनाने जा रहे हो, तो जब आप प्रोडक्शन बनाते हो तो हमेशा जो आप हाइपरवाइजर यूज करते हो वो होता है टाइप वन। आप डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हो। अब आपको हो सकता है ये थोड़ा डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो कि यार हम कैसे हार्डवेयर के ऊपर सीधा हाइपरवाइजर डाल सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। दूसरा होता है कि अगर आपको R&D करनी है, ठीक है, आपको कुछ पढ़ना है, सीखना है, लर्निंग करनी है, या आपको कोई छोटी मोटी लैब बनानी है और आपकी कोई लिमिटेशन है कि आपके पास और हार्डवेयर नहीं है, पीस ऑफ हार्डवेयर नहीं है, तो आप अपने ही मान लो लैपटॉप के ऊपर आपने जैसे विंडो डली हुई है, विंडो के ऊपर आपने ओरेकल वर्चुअल बॉक्स डाल दिया। तो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप टू हाइपरवाइजर। आपने मान लो कि VMware का हाइपरवाइजर डाल लिया, ESXi डाल लिया, या आपने कुछ भी डाल दिया अपने विंडो के ऊपर, या आप अपने लाइनेक्स, आपने जो भी सर्वर इंस्टॉल किया, सर्वर के ऊपर आप एक अलग से हाइपरवाइजर इंस्टॉल करोगे, और उसके ऊपर जो वीएम्स चलेंगी वो आपकी होंगी टाइप टू। टाइप टू में क्या होगा कि आपके जो वीएम्स हैं उनको जो रिसोर्सेज कौन देगा? ऑपरेटिंग सिस्टम देगा। तो जो सिर्फ लेवल का डिफरेंस है, अगर आपकी वीएम डायरेक्टली फिजिकल नोड के रिसोर्सेज को कंज्यूम कर सकती हैं तो वो टाइप वन का केस होता है, और अगर आपकी वीएम
और आपके फिजिकल नोड के बीच में एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, तो वो आपका फिर टाइप 2 हाइपरवाइजर हो जाता है। ठीक है, ये है हाइपरवाइजर की कहानी। अब मैं बात करता हूँ कि कैसे होता है। देखो, हम बात कर रहे हैं लाइनेक्स की, लाइनेक्स सर्वर्स की बात करेंगे, क्योंकि विंडोज के ऊपर हम इतना काम नहीं करते हैं, मतलब मैं नहीं करता। विंडोज के ऊपर इतना ज्यादा इवोल्यूशन अभी मार्केट में हो भी नहीं रहा है। ठीक है, सब कुछ लाइनेक्स के ऊपर ही होता है। तो लाइनेक्स के ऊपर क्या होता है कि जो लाइनेक्स के जो कर्नल होते हैं, ठीक है, लाइनेक्स आपको पता है कि एक कर्नल होता है, लाइनेक्स इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैंने अपने बहुत सारे सेशंस में आपको बताया हुआ है कि लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लाइनेक्स बेसिकली एक कर्नल है। उस कर्नल को और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर के साथ मिला के पैकेज बना के ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया जाता है। तो जो लाइनेक्स का जो कर्नल होता है, जो लेटेस्ट अभी भी जितने भी कर्नल्स आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी लाइनेक्स आते हैं, चाहे वो उबंटू है, चाहे वो सेंटोस हो गया, रेडट हो गया, ठीक है, रॉकी लिनक्स हो गया, या कोई भी डेबियन का कोई भी हो गया, फेडोरा हो गया, इनके अंदर जो लेटेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट मतलब आप समझो कि जो पिछले 2-3 साल में जितने भी लाइनेक्स के रिलीज आ रहे हैं, बाय डिफॉल्ट उनके अंदर वर्चुअलाइजेशन की पावर होती है, मतलब बाय डिफॉल्ट उनके अंदर हाइपरवाइजर होता है। तो जितने भी आपने रेड हैट 7 डाला होगा, आपने रेड हैट 6 डाला होगा, आपने रेड हैट 8 डाला होगा, या आपने सेंटोस 8 डाला होगा, 7 6, या उबंटू का जो लेटेस्ट आपने रिलीज डाला होगा, बाय डिफॉल्ट आपका जो लाइनेक्स का जो कर्नल है वो हाइपरवाइजर सपोर्ट करता है। मतलब ये कि उसके अंदर हाइपरवाइजर सपोर्ट होता है पहले से। आपको अलग से हाइपरवाइजर का सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं है। तो जिस समय आप अपना सर्वर इंस्टॉल करते हो ना, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, उस टाइम पे हाइपरवाइजर बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो ये लाइनेक्स की बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक लाइनेक्स का सर्वर इंस्टॉल कर रहे हो, और अगर आप उसको मिनिमल मोड में इंस्टॉल करते हो, मिनिमल मोड का मतलब ये होता है कि मिनिमम से मिनिमम, मतलब इतना बेयर मिनिमम कि इसके नीचे, मतलब सबसे कम रिसोर्सेज के साथ मैं अगर इंस्टॉल करता हूँ अपने लाइनेक्स को, तो मुझे बाय डिफॉल्ट हाइपरवाइजर मिलता है, मुझे अलग से सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है हाइपरवाइजर। थोड़ा सा मैं और बात करूंगा आगे चल के, आज मैं इतना ही ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अभी किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो मैं पूछ, मतलब अभी मैं लेता हूँ लास्ट में, हम लास्ट में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन लिख लो एक साथ, हम कोशिश करेंगे उसको एंड में लेने की। अब ये जो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ब्रिलियंट है, और ये देखो, ये क्लाउड के आने से पहले आ गया था। इसका क्लाउड से भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं आपको अभी भी, मैं आपको ओपन स्टैक नहीं पढ़ा रहा ना, मैं आपको क्लाउड पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ जो बेसिक आपने शायद 4-5 साल पहले देखा भी होगा, और आज भी आप देख रहे हो। वर्चुअलाइजेशन तो हर कोई करता है यार, मतलब ओपन स्टैक पे ठीक है काम ना करते हो लोग, या क्लाउड के एडब्ल्यूएस पे ना करते हो, इट्स ओके। लेकिन वर्चुअलाइजेशन तो हम लोग पिछले 5 साल से देख रहे हैं, एटलीस्ट मैं तो पिछले 4 साल से देख रहा हूँ कि वर्चुअलाइजेशन इंडस्ट्री में कमर्शियली यूज हो रहा है, इवन ओपन स्टैक के आने से पहले। तो वर्चुअलाइजेशन में होता क्या है, एक हार्डवेयर होता है, ठीक है, ये देख रहे हो आप, आपका फिजिकल हार्डवेयर होता है, उसके ऊपर आप वीएम चला सकते हो, 1 2 3 4 जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, उतने आप वीएम चला सकते हो। आप एक दो दूसरा हार्डवेयर ले लो, उस पर आप 2 वीएम चला लो। आप एक और हार्डवेयर ले लो, आप उस पर दो और 2 वीएम चला लो। इस तरीके से आपने खुद किया होगा, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंस में ऐसा किया भी है। ठीक है, आई नो आप लोगों ने किया हुआ है। जिन्होंने नहीं किया है वो लोग भी मतलब डरे नहीं, इतना कोई बड़ा चीज नहीं है। सेम एक हार्डवेयर के ऊपर एक पीस ऑफ हार्डवेयर, जिसको हम होस्ट हार्डवेयर बोलते हैं, उस पर जब आप लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, तो बाय डिफॉल्ट वो वीएम सपोर्ट करता है। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन। तो आप उसके ऊपर वीएम बना सकते हो, VM1 VM2 VM3 VM4, जैसा मैंने आपको दिखाया हुआ है। लेकिन इस डायग्राम में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो मुझे दिख रही है, आप लोगों को भी दिखनी चाहिए। क्या किसी को इस डायग्राम में कोई प्रॉब्लम दिख रही है? किसी को लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? नहीं? चलो मैं बताता हूँ इसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है। ये ना आपको मेरे क्यूबरनेटिस वाले सेशन की याद दिलाएगा, जो मैंने क्यूबरनेटिस में भी ऐसी सेम सवाल पूछा था। देखो, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो दिख रही है ना मुझे, वो ये है कि जो मेरी VM1 और 2 है, फर्स्ट VM, ये जो दोनों सेट ऑफ VM है, ये हार्डवेयर 1 पे चलते हैं, ये वाले जो है वो हार्डवेयर 2 पे चलते हैं, और ये वाले हार्डवेयर 3 पे चलते हैं। मतलब ये कि प्योरली अपने हार्डवेयर के ऊपर डिपेंडेंट है। अब अगर मान लो किसी भी केस में इस हार्डवेयर को कुछ होता है, तो इसके ऊपर के जितने भी VMs हैं, उन सबको भी इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब ये कि आपने एक बहुत अच्छा डिजाइन बनाया, आपने वर्चुअलाइजेशन किया, आपने एक हार्डवेयर को दो दो वीएम्स में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन आप एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर आ गए हो। और रिस्क क्या है कि आपकी जो 2 वीएम्स हैं, वो कभी भी अगर ये हार्डवेयर डाउन होता है, तो आपकी ये दोनों वीएम डाउन हो जाएंगी।
क्योंकि प्योरली डिपेंडेंट है इसके ऊपर। इसके अंदर कहीं भी ना कोई इवैक्यूएशन प्लान नहीं दिखता है मेरे को। इवैक्यूएशन प्लान मतलब कि मान लो इसके हार्डवेयर में कुछ पावर आउटेज हो गई या क्रैश हो गया, तो ये वीएम उठ के कहीं और चली जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वर्चुअलाइजेशन की। इसलिए इंडस्ट्री में काफी जो मतलब इसको फुली एक्सेप्ट नहीं किया गया कि हम वर्चुअलाइजेशन को इस तरीके से तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, वो भी प्रोडक्शन सेटअप के लिए। मान लो अगर आप प्रोडक्शन बना रहे हो और आप ये कहते हो कि मैं एक हार्डवेयर पे 2 सर्वर चला दूंगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऑप्टिमाइज्ड है, लेकिन जैसे ही वो हार्डवेयर जाएगा आपकी दोनों वीएम चली जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क था कि आपकी वीएम जो है वो फुली डिपेंडेंट है अपने होस्ट के हार्डवेयर के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या कोई ऐसा तरीका मार्केट में अवेलेबल है कि इन वीएम्स को उठा के कहीं और ले जाए, ये मान लो इसके हार्डवेयर के फेलियर के केस में? नहीं। वर्चुअलाइजेशन के केस में आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। अब आप समझ गए होंगे कि क्लाउड क्यों आया है और क्लाउड ने एडवांटेज कहाँ से उठाया है। क्लाउड ने एडवांटेज आपको इसी मेन प्रॉब्लम से उठा के दिया है। ठीक है, और डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे जब हम बात करेंगे, बट ये बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए जब आप बात करते हो। अब मैं बात करूंगा स्टोरेज की। स्टोरेज समझना बहुत जरूरी है। जब आप अगर क्लाउड पे काम करोगे, क्लाउड पे बेसिकली यार देखो, ऐसा नहीं कि क्लाउड की बात हो रही है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नॉर्मल बेयर मेटल की भी बता रहा हूँ, नॉर्मल जो ट्रेडिशनल सर्वर्स होते थे ना, मैं वहां की भी बात बता रहा हूँ। आप क्लाउड पे जाओ, आप क्लाउड पे मत जाओ, लेकिन ये चीजें हमेशा वैलिड है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, 5 जो लेयर्स जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, लेयर 1 आपकी फिजिकल एंड लेयर 5 आपकी एप्लीकेशन, वो 5 लेयर हमेशा वैलिड होती है। ऐसी ही ये सारी चीजें भी हमेशा वैलिड है, ये खत्म नहीं हुई है, ये जस्ट ट्रांसफॉर्म हुई है। ट्रांसफॉर्म इन द सेंस कि अब आपको कोई और देता है, पहले आप खुद करते थे, अब ये आपको कोई और प्रोवाइड करता है, बट दैट डजंट मीन्स कि ये चीजें खत्म हो गई हैं, खत्म कभी भी नहीं होती हैं। तो स्टोरेज की अगर मैं बात करता हूँ, तो स्टोरेज में देखो 3 तरीके की स्टोरेज सर्विस होती है। 3 तरीके की स्टोरेज सर्विस, फिजिकल डिवाइस की नहीं बात कर रहा मैं, सर्विस की बात कर रहा हूँ कि आप स्टोरेज को 3 मोड में इस्तेमाल कर सकते हो, 3 तरीके से। पहला होता है ब्लॉक स्टोरेज। ठीक है, ब्लॉक स्टोरेज बेसिकली ट्रेडिशनल मेथड है, सबने इस्तेमाल किया हुआ है ये वाला मेथड, सबको ही मतलब सब लोग इसको अंडरस्टैंड रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये हमने किया हुआ है। लैपटॉप है आपका, लैपटॉप में आपने एक हार्ड डिस्क लगी हुई है, उस हार्ड डिस्क के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, आपका अपना डेटा भी है, सब कुछ है, वो आपके लैपटॉप से कनेक्टेड है। ठीक है, अंदर ही होता है, इनबिल्ट होता है हमारे लैपटॉप के अंदर, उससे हम सारा काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ब्लॉक स्टोरेज। तो ब्लॉक स्टोरेज बेसिकली क्या होता है कि जो फिजिकल डिवाइस होता है, जो डिस्क होती है, ठीक है, स्टोरेज की जो डिस्क होती है, वो आप सीधा सर्वर से अटैच कर दो। ठीक है, आप अपने सर्वर से कर दो या आप अपने वर्चुअल मशीन से कर दो। अब क्या करेगा सर्वर, उसे रिकॉग्नाइज करेगा। सर्वर ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि एक रॉ हार्ड डिस्क उसके साथ कनेक्टेड है। एलएसबीएल के वगैरह कमांड जब आप चलाते हो, तो वो बता देता है कि आपके डिवाइस के साथ, आपके सर्वर के साथ एक स्टोरेज कनेक्टेड है। अब आप उसमें एलवीएम भी बना सकते हो। ठीक है, बहुत से लोग लाइनक्स वॉल्यूम मैनेजर भी बनाते हैं रिडंडेंसी के लिए, फ्यूचर एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत से लोग नहीं बनाते, वो कहते हैं कि भाई हम तो डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। अब उसके ऊपर आप क्या करते हो, आप अपना एक फाइल सिस्टम बनाते हो। फाइल सिस्टम जब आप क्रिएट कर लेते हो, फाइल सिस्टम एक्सएफएस हो सकता है, ext3 हो सकता है, ext4 हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल सिस्टम होते हैं। विंडोज में भी होता है, एनटीएफएस होता है, हर हर एक मतलब फाइल सिस्टम होते हैं। अब जब वो फाइल सिस्टम जब आप बनाते हो, बनाया किसने, आपने बनाया, आपने सर्वर ने पहले रिकॉग्नाइज किया उसे, रिकॉग्नाइज करके आपने उसके ऊपर फाइल सिस्टम बनाया। फाइल सिस्टम बना के आप क्या करते हो, आप अपने सर्वर के साथ उसे लोकली माउंट करते हो। तो जब आप अपने सर्वर के साथ उसे माउंट करते हो, तो फिर वो आपको स्टोरेज दिखना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप लोग ईएमसी स्टोरेज वगैरह बहुत यूज की होंगी आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स में, जहाँ पे आप अपना एक्सटर्नल स्टोरेज कनेक्ट करके रिकॉग्नाइज करते थे, उसका फाइल सिस्टम बनाते थे, और उसके बाद आप अपने सर्वर के साथ उसे माउंट करते थे। जब आप माउंट कर देते हो, तो मान लो स्लैश ओपीटी के साथ माउंट कर दिया या स्लैश किसी के साथ भी कर दिया, तो अब आपको वहां पे वो स्पेस दिखना शुरू हो जाता है। आप जो भी डेटा राइट करते हो बेसिकली उस स्टोरेज में जाके सेव हो जाता है। ये है ट्रेडिशनल मेथड, ये बहुत हमेशा से चलता आ रहा है। लोग जनरली मैक्सिमम केसेस में लोग ब्लॉक स्टोरेज ही प्रेफर करते हैं। कोई भी किसी भी नोड की जब डिप्लॉयमेंट होती है, तो उसके जो ओनर्स होते हैं वो सिंपली ये कहते हैं कि हमें आप ब्लॉक स्टोरेज दो, मतलब बेसिकली आप हमें रॉ डिस्क दो, उसको हम अपने पास अटैच करेंगे, उसको हम अपना फाइल सिस्टम खुद क्रिएट करेंगे, खुद माउंट करेंगे और खुद हम अपना डेटा राइट करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉक स्टोरेज। बहुत बेसिक स्टोरेज है, सबसे बेसिक स्टोरेज होता है। नेक्स्ट जो स्टोरेज आता है उसे हम बोलते हैं फाइल स्टोरेज। अब फाइल स्टोरेज में क्या होता है, जैसा नाम है वैसा ही स्टोरेज है।
होता क्या है कि स्टोरेज की जो डिस्क होती है ना, जहां नोड होती है, उसी पे ही उसका वॉल्यूम बन जाता है। ठीक है, चाहे एलवीएम बना लो, डायरेक्ट जैसे भी बना लो, वो एलवीएम ही बनाया जाता है फ्यूचर एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करके। आप अगर एलवीएम नहीं बनाते हो ना, लाइनक्स वॉल्यूम मैनेजर अगर आप यूज नहीं करते हो, तो क्या होता है कि कल को आप अगर कोई नई डिस्क ऐड या डिलीट करते हो, तो आपका जो फाइल सिस्टम है, जो ऊपर का टॉप का है, वो आप उसको ना कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, आप उसको डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते। तो इस पॉइंट को कंसिडर करते हुए कि फ्यूचर में आप हो सकता है नंबर ऑफ डिस्क बढ़ाओगे या घटाओगे, आप एलवीएम क्रिएट करते हो। आप एलवीएम नहीं भी कर सकते हो, आपको लगता है कि मुझे जरूरत नहीं है, आप एलवीएम मत क्रिएट करो, इसीलिए मैंने और लिखा हुआ है, डायरेक्ट और वाया एलवीएम। तो आपने अपना वॉल्यूम बना लिया। आप अपना फाइल सिस्टम जो बनता है, वो फाइल सिस्टम अब आप नहीं बना रहे हो। अब देखो इस पॉइंट पे भी आप कनेक्टेड नहीं हो, फाइल सिस्टम भी स्टोरेज नोड बनाएगा खुद। मतलब कि जो स्टोरेज नोड है, उसी नोड के ऊपर ही आपका फाइल सिस्टम भी बनेगा। अब वो क्या करेगा, उसने फाइल सिस्टम बना दिया, अब वो बना के क्या करेगा, वो एक्सपोज करेगा। अब एक्सपोज करेगा आपको, आपको मतलब फिजिकल सर्वर को या वर्चुअल मशीन को, वाया नेटवर्क। अब वाया नेटवर्क जब ये करता है ना, तो वाया नेटवर्क करता है तो क्या होता है कि वो जो होता है, जो एक्सपोज जो सर्वर स्टोरेज होता है, उसको हम बोलते हैं एनएफएस सर्वर, एग्जांपल दे रहा हूँ। मतलब वो सर्वर होता है। और जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट मतलब आप, तो आप उसे क्या करते हो, डायरेक्टली माउंट कर लेते हो। आप अपने लोकल, जो आपकी जो माउंट पॉइंट होती है, आप सीधा अपना लिखोगे माउंट स्पेस, जो आपका एनएफएस की आईपी है, आईपी और जो रिमोट पाथ है, एंड देन आपका डेस्टिनेशन जहां पे आप उसको माउंट करना चाहते हो। तो क्या होगा कि डायरेक्टली आपके लोकल वीएम के साथ वो माउंट कर लेगा। देन आप उस पर अपना डेटा राइट करना शुरू कर सकते हो। तो आप जो भी कुछ लिखोगे, जो डेटा है वो सेव होगा जाके इस स्टोरेज डिवाइस के ऊपर। तो इसे हम बोलते हैं फाइल स्टोरेज। फाइल स्टोरेज, जैसा नाम वैसा स्टोरेज होता है। आप फाइल सिस्टम बना के तब आप एक्सपोज करते हो अपने सर्वर के साथ। एग्जाम्पल के लिए एनएफएस है, ठीक है। अब तीसरा जो स्टोरेज टाइप होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इवन दो आपने बहुत रेयरली देखा होगा प्रोजेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट स्टोरेज बहुत कम जगह इस्तेमाल होता है। इसका मैं बता देता हूँ ये होता क्या है। स्टोरेज नोड के ऊपर आप वॉल्यूम बनाते हो, एलवीएम बना लो या डायरेक्ट यूज कर लो, फिर आप उसका फाइल सिस्टम बनाते हो स्टोरेज नोड के ऊपर ही। इस फाइल सिस्टम, ये जो फाइल सिस्टम है ना, ये एनएफएस से डिफरेंट है। अब ये जो फाइल सिस्टम है, पुराने वाले से अलग है। क्यों? ये डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में देखो क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में ऐसा होता है कि जो डेटा होता है ना, जो आप सेव करते हो, वो डेटा जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है मेटा डेटा और एक होता है आपका एक्चुअल डेटा। मेटा डेटा बेसिकली क्या होता है, हेडर की तरह होता है कि मान लो कि मुझे, अगर मैंने मान लो 100 फाइलें सेव कर दी हैं एक टाइप की, और कल को मुझे अगर उन फाइल को रिट्रीव करना है, तो मैं हर एक फाइल की लोकेशन नहीं डालूंगा। मैं क्या करूंगा, एक एपीआई एक्सपोज कर दी जाती है, जो ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज होता है ना सर्वर, जो ऑब्जेक्ट स्टोरेज नोड होती है, इसकी एक एपीआई होती है। वो एपीआई एक्सपोज कर देगा मेटा डेटा के फॉर्म में, बोलेगा कि आपको जो भी चाहिए आप बस मुझे नाम बताओ। और ये क्या करेगा, इस मेटा डेटा के नाम बेसिस पे ये एक्चुअल फाइल को रिट्रीव करके आपके पास लेकर आएगा। तो डेटा जो होता है स्टोर्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा, और जो वो इंटरनली जब वो डेटा को सेव करता है, तो ऐसा नहीं है कि आपने मान लो स्लैश लिख दिया, स्लैश डेटा वन, और उसके अंदर आप मान लो लिख रहे हो मीडिया भी रखते हो, उसके अंदर आप अपने लॉग फाइल्स भी रखते हो, उसके अंदर आप अपने मान लो आईएसओ इमेज भी रखते हो। तो वो होता था आपका ऑन ऑब्जेक्ट, ऑन ब्लॉक स्टोरेज डेटा। जब आप ऑब्जेक्ट स्टोरेज में जब डेटा रखते हो, तो स्टोरेज को क्लासिफाई करने की, स्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज नोड की, आपकी नहीं होती। आपको तो सिर्फ एपीआई बता दी जाएगी कि ये मेटा डेटा है, ऐसे आप इसको कॉल कर सकते हो। वो खुद अपने अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर लेता है कि ओके ये एक टाइप की फाइल है, मैं इनको एक जगह रखूंगा, ये एक टाइप की फाइल है, इनको मैं एक जगह रखूंगा। और उसके बाद क्या होगा, जब भी किसी को जरूरत होगी, वो क्या करेगा, वो मेटा डेटा को कॉल करेगा, और उस मेटा डेटा के बेसिस पे आपका डेटा रिट्रीव होगा। इसमें क्या होता है ना, इसमें जो आईओपीएस होता है ना, इनपुट आउटपुट जो पर सेकंड होता है, वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है ब्लॉक स्टोरेज के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ब्लॉक स्टोरेज के केस में आपके पास रॉ डेटा था, रॉ डिस्क थी, सॉरी, रॉ डिस्क को जब आप कनेक्ट करते थे, तो आप अपने हिसाब से उसको यूज करते थे। यहाँ पे आपको बना बनाया फाइल सिस्टम मिल रहा है ले, और उस पे से डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है ये। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि जो स्टोरेज नोड है, वो खुद डिसाइड कर रहा है कि वो डेटा को कहाँ सेव करेगा। आप नहीं सेव करते कि मैं यहाँ रखूंगा, मैं यहाँ रखूंगा, नहीं। आप उससे सिर्फ डेटा दे देते हो, और वो अपने अकॉर्डिंग उस डेटा को क्लासिफाई करता है और स्टोर करता है। तो इसका जो आईयूपीएस होता है, वो बहुत ही कम हो, मतलब कि स्लो होता है एज कम्पेयर टू ब्लॉक स्टोरेज। तो अब ये स्लो होता है, तो इसका फायदा क्या है? भाई कोई भी पूछ सकता है ना, यार ये तो स्लो है, तो मुझे इसका क्या फायदा है, मैं ऐसा स्टोरेज सर्विस क्यों लूंगा? तो देखो, इसका स्टोरेज सर्विस लेने का फायदा क्या होता है कि ड्रॉप बॉक्स आपने देखा हुआ है, गूगल ड्राइव देखा हुआ है, ये सारे एग्जाम्पल हैं ऑब्जेक्ट स्टोरेज के।
आप अपना डेटा सेव कर देते हो, आपको एक फोल्डर दिखता है, ठीक है, आपको एक फोल्डर दिखता है कि आपने एक ड्राइव क्रिएट किया है, बट एक्चुअली में जब आपका डेटा सेव होता है ना, तो वो उस फॉर्मेट में नहीं होता जिस फॉर्मेट में आपने सेव किया हुआ है। वो बैकएंड में जब सेव होता है एक्चुअल डिस्क के ऊपर, तो जो डिस्क है वो ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, उसने क्लासिफाई किया हुआ है कि इस टाइप की फाइल को मैं यहाँ रखूंगा, इस टाइप की फाइल को मैं वहां रखूंगा, और आपको जो फ्रंट एंड पे दिखता है वो सिर्फ आपको दिखता है मेटा डेटा, और उस मेटा डेटा को जब आप कॉल करोगे तो उसके क्या करेगा, वो वहां से वो रिट्रीव करके ले आएगा डेटा को। कई बार अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो, तो जैसे मान लो कि आप लोग कभी फोन पे या कहीं भी कोई जैसे ये गूगल ड्राइव या टाइप का यूज कर रहे हो, और आपका जो फोल्डर के अंदर जो फाइल दिखती है, कई बार आप उस फाइल को क्लिक करते हो वो खुलती नहीं है ना, कई बार क्लिक करते हो वो एरर मार देता है, या कई बार मान लो वो ब्लैंक नल नल वर्ड हो जाता है। क्यों? अगर वो डेटा होता, अगर वो डायरेक्ट फाइल होती तो वो तो खुल जाती, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो करप्ट हो जाए। बिकॉज वो जो आपको दिखता है ना, नाम जो दिखता है वो बेसिकली मेटा डेटा होता है, सिर्फ मेटा डेटा दिखता है आपको। अब वो जो एक्चुअल डेटा सेव होता है वो बैकएंड में जाके अलग फॉर्मेट में होता है, हाँ, बट हम एज ए यूजर नहीं देख पाते उसे। फायदा क्या होता है, देखो ये डेटाबेस चलाने के लिए तो नहीं है। अब आप बोलो कि मैं ओरेकल का डेटाबेस बनाऊंगा और मैं जो है ऑब्जेक्ट स्टोरेज यूज करूंगा, नहीं, क्योंकि डेटाबेस को तो हाई आईओपीएस चाहिए होता है। पर ये इस्तेमाल होता है हिस्ट्री के लिए, आर्काइविंग के लिए, कि मान लो आपका 6 महीने पुराना डेटा है, मान लो आप 1 महीने से ज्यादा पुराना जो डेटा है आप उसको आर्काइव करना चाहते हो, आपको ये लगता है कि जो आप जो एग्जिस्टिंग स्टोरेज यूज करो बहुत महंगी है, ठीक है, उसकी आईओपीएस तो ज्यादा है लेकिन वो बहुत कॉस्टली है, तो ऐसे केसेस में आप उसको आर्काइविंग के लिए इस तरीके का स्टोरेज यूज कर सकते हो, जैसे कि लाइब्रेरीज जिसे कहते हैं हम, कि मान लो 6 महीने पुरानी मूवीज हो गई, या 6 महीने पुराना कोई भी डेटा हो गया, या जैसे न्यूज चैनल वाले होते हैं ना, इनको बहुत जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट स्टोरेज की। क्यों? क्योंकि न्यूज चैनल मान लो आज उन्होंने दिखा दिया 1 मंथ तक का, तो उनको डेटा ऑन ऑन डिमांड चाहिए, ठीक है, इमीडिएटली रिट्रीव होना चाहिए। बट 1 महीने कई 5 साल पुराना डेटा चाहिए या 2 साल पुराना चाहिए, तो उनको सेम स्टोरेज पे रखने की क्या जरूरत है, कॉस्टली होगा ऑब्वियसली, तो ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो इसलिए ये लोग इसको आर्काइविंग के लिए यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको स्टोरेज समझ में आया होगा, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ये क्लाउड से कोई लेना देना नहीं है, क्लाउड में इस्तेमाल होगा, ठीक है, क्लाउड में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। इसके डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू में, इंटरव्यू में डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है, फाइल स्टोरेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या होता है। तो ये आप समझ लो, रट्टा मत मारना प्लीज, रट्टा मारने जैसी कोई चीज नहीं है। किसी को कोई भी कंफ्यूजन होता है तो वो मतलब बात कर सकता है मेरे से। इस सेशन में मैं आपको कुछ भी जो है रट्टा वाला कोई काम नहीं कर रहा, मैं आपको कोई भी मतलब पढ़ के लाइनें नहीं सुना रहा, आप अच्छी तरह समझो, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है सेशन को करने का, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि कमिटमेंट रेशियो। कमिटमेंट रेशियो बेसिकली क्या कहता है? हाँ हाँ, किसी को कुछ कहना है? हाँ कृष्णा, एक एफर्मल डिस्क भी तो होती है, एफर्मल स्टोरेज, वो क्या होती है? एफिमेरल स्टोरेज, देखो एफिमेरल स्टोरेज वो होता है जो टेम्पररी टाइप की होती है, जो एग्जिस्ट नहीं करती है, परमानेंट नहीं होती है, मतलब ये कि ऑन डिमांड क्रिएट होती है और उसके बाद वो डिलीट हो जाती है। मतलब कि जैसे आपने मान लो कि ऑन डिमांड क्रिएट किया और जैसे ही आपका वीएम डिलीट हुआ वो आपकी डिस्क भी डिलीट हो गई। एफिमेरल होता है रन टाइम स्टोरेज, ठीक है, ठीक है, ठीक ओके। है। तो इसीलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है, इसको मैं ओपन स्टैक में बताऊंगा, ये टर्म्स मतलब ये वर्ड यूज होता है, ये मैं वहां बताऊंगा। अच्छा, कमिटमेंट रेशियो की मैं बात कर रहा था कि कमिटमेंट रेशियो बेसिकली होता क्या है। देखो, जो हमने बोला कि हाइपरवाइजर, हमारा हाइपरवाइजर क्या करता है, फिजिकल रिसोर्स को वर्चुअल रिसोर्स में कन्वर्ट करता है, ये तो मतलब एक प्रिंसिपल है हमारा, ये हमारे वर्चुअलाइजेशन का प्रिंसिपल है, फिजिकल को वर्चुअल में कन्वर्ट करना। पर क्वेश्चन ये है कि कितने परसेंट से कन्वर्जन होता है। मान लो आपने, अगर आपने एक हार्डवेयर लिया है, आपके हार्डवेयर में 8 सीपीयू है, ठीक है, और 8 जीबी रैम है, 8 जीबी रैम है, और आपने उसमें 8 सीपीयू लिया हुआ है। अब ये 8 सीपीयू और 8 जीबी रैम जब वर्चुअल में कन्वर्ट होगा तो ये क्या 8 जीबी दिखेगा या कुछ और वैल्यू दिखेगी, ये समझना बहुत जरूरी है। तो जो कमिटमेंट रेशियो होता है, ठीक है, डिफॉल्ट जो कमिटमेंट रेशियो दिया जाता है कहीं भी, वो होता है सीपीयू टू वी सीपीयू इज 1:16, ठीक है, 1:16 का मतलब ये है कि एक सीपीयू जो है वर्चुअल में 16 सीपीयू बन जाते हैं। मतलब आपके पास अगर 8 सीपीयू का कंप्यूटर है, और अगर आप फिजिकल और आप उसको अगर वर्चुअल में कन्वर्ट करोगे, तो वो 8 का जो है वो मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 16 8 कन्वर्ट करना पड़ेगा यार, कुछ मतलब 90 के आसपास होगा, कुछ गेस मार रहा हूँ मैं, चलो मैं कन्वर्ट भी करके देख ही लेता हूँ। 128, सॉरी, 16 × 8 128। तो 8 सीपीयू की अगर आपके पास एक सर्वर है, और जब आप उसको वर्चुअल में कन्वर्ट करोगे, तो वो
28 सीपीयू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होती है डिफॉल्ट रेशियो। रैम वीरैम में कितना कन्वर्ट होता है 1:1.5। तो 8 जीबी रैम है तो वो 8 की 12 जीबी रैम हो जाएगी। जब आप फिजिकल टू वर्चुअल जाओगे तो 8 जीबी रैम 12 जीबी रैम बन जाती है। एक 8 सीपीयू जो है वो 128 सीपीयू बन जाता है। ये होता है डिफॉल्ट रेशियो। डिफॉल्ट मतलब बाय डिफॉल्ट इतना होता है वर्चुअलाइजेशन के अंदर। अब कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें आप जो वीएम्स दे रहे हो, जैसे एप्लीकेशन टीम को आप अगर वीएम दे रहे हो, ठीक है। अब एप्लीकेशन टीम ये कहती है कि वो बहुत सेंसिटिव है और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि आप इस रेशियो को बढ़ा भी सकते हो और आप इस रेशियो को घटा भी सकते हो। बढ़ाने और घटाने से फर्क क्या पड़ेगा? देखो, डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज्यादा वर्चुअल में सीपीयू रिसोर्सेज आप बढ़ाओगे करंट हार्डवेयर का, उतनी ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी। क्यों? भैया आप नंबर ऑफ सीपीयू ज्यादा ले रहे हो वर्चुअल के अंदर और आपके फिजिकल सीपीयू जितने हैं उतने ही हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी जो वीएम की जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो सकती है। आप अंडर कमिटमेंट कर सकते हो। अंडर कमिटमेंट में क्या होगा कि आपकी जो वर्चुअल जो फिजिकल मान लो अगर 8 सीपीयू है और अगर वर्चुअल में वो 128 बनता है, तो आप कहते हो नहीं यार, मेरी जो वीएम की परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो सकती है, मैं इसको हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर बनाना चाहता हूँ। तो आप इसको अंडर कमिटमेंट भी कर सकते हो। अंडर कमिटमेंट में आप क्या करोगे कि आपको लेस रिसोर्सेज मिलेंगी वर्चुअल के अंदर। मतलब ये कि जो कन्वर्जन रेशियो है आप इसको बढ़ा भी सकते हो, आप इसको घटा भी सकते हो। एक डिफॉल्ट रेशियो जो इंडस्ट्री की जो सेट की गई है वो रखी गई है सीपीयू के लिए 1:16 और रैम के लिए 1:1.5। ये डिफॉल्ट रेशियो है। आप बढ़ा सकते हो। आपको लगता है यार मेरी वीएम नॉर्मल ही तो है, मैं तो लैब वेब टेस्टिंग ही तो करता हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है थोड़ी स्लो भी चल गई तो उस केस में आप उसको थोड़ा ओवर कमिटमेंट कर सकते हो। आपको लगता है नहीं नहीं मेरी तो एप्लीकेशन बहुत सेंसिटिव है, मुझे तो सीपीयू रैम परफॉर्मेंस मेरे सिस्टम की एकदम अच्छी होनी चाहिए, मुझे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा किसी भी हालत में, देन आप उसको अंडर कमिटमेंट कर सकते हो। तो ये टोटली जो क्लाउड प्लेटफॉर्म जो बना के देता है, ठीक है, या जो वर्चुअलाइजेशन करके देता है, उसके हाथ में होता है कि वो किस तरीके का कमिटमेंट देता है इसके अंदर, ठीक है। और वो डिपेंड डिजाइन के टाइम पे डिसाइड किया जाता है जब आप डिजाइन बनाते हो कि आपको जो एक क्लाउड सोल्यूशन बनाना है, तो आपके जो ओनर्स जो यूजर्स होंगे वो यूजर्स क्या चाहते हैं, वो हाई परफॉर्मेंस वीएम चाहते हैं या वो लो परफॉर्मेंस वीएम से काम चला सकते हैं, या फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो जैसा दे दोगे आप चलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये 3 जो रेशियो होते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट इसका मतलब कि आप इतना डिसाइड कर सकते हो कि आप इसमें से कौन सा रेशियो लेना चाहते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा कमिटमेंट रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओपन स्टैक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है सबको समझना। आप वर्चुअलाइजेशन जो कर रहे हो, मान लो आपने अभी कोई प्रोजेक्ट किया होगा रिसेंटली जिसमें आपने वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल किया होगा, वीएमवेयर किया होगा या रेड हैट का केवीएम किया होगा, कोई भी किया होगा, तो ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो जाके अपने एडमिन से जिसने वो वर्चुअलाइजेशन करके दिया है कि भाई मेरा कमिटमेंट रेशियो कितना है। अब मैं बात करता हूँ नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी डेटा सेंटर के अंदर, बिना नेटवर्क के सब कुछ जीरो है। नेटवर्किंग के जो 3 मेन कंपोनेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, स्विच, फायरवॉल और राउटर। अब क्या होता है कि जो फिजिकल पोर्ट होता है ना सर्वर का, जिसे हम निक बोलते हैं, फिजिकल निक, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, वो सर्वर का कनेक्ट होता है फिजिकल स्विच पे। ये तो आपको पता ही है, आपने डेटा सेंटर में देखा भी होगा कि आपके सर्वर से केबल लगाई जाती है, इथरनेट केबल जो सीधा स्विच पे जाती है। और ये जो स्विच होता है ना वो कनेक्टेड होता है राउटर के साथ। अब मान लो आपका स्विच हो गया, ऐसे ही बहुत सारे स्विच होंगे, या हो सकता है फर्दर किसी और स्विच के साथ कनेक्टेड हो और वो स्विच फिर राउटर के साथ कनेक्टेड हो। मतलब स्विचेस की भी हायरार्की हो सकती है। मान लो पहले 4 स्विच एक साथ, 4 के ऊपर 2 स्विच और 2 के ऊपर फिर एक राउटर। वो तो डिपेंड करता है कि कैसा डिजाइन आप मतलब आपके डेटा सेंटर में फॉलो हो रहा है। पर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या कहती है कि स्विच और स्विच के बाद राउटर। स्विच का पास ना ऑलरेडी वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ना पहले से चलता आ रहा है। मतलब स्विचेस के लिए वर्चुअलाइजेशन नया नहीं है। स्विचेस बहुत पहले से वीएलएन पे काम करते आ रहे हैं। मतलब मैंने तो चलो 10 साल पहले जो इंडस्ट्री में देख रहा हूँ, वीएलएन तो उससे और उससे भी पहले से चलते आ रहा है। तो जो स्विच है ना ये तो पहले से वर्चुअलाइजेशन पे काम करते हैं। ये क्या कहते हैं, वर्चुअल लैन। वर्चुअल लैन मतलब वीलैन। अब ये क्या कहते हैं कि मान लो कि हम स्विच के थ्रू फिजिकल हमने केबल कनेक्ट कर ली, ठीक है, 4-5 सर्वर्स हैं अलग अलग टीम्स के और वो सारे एक ही स्विच के थ्रू पास हो रहे हैं। अब सारी टीमें कहती हैं कि यार हमें तो अपना अलग नेटवर्क चाहिए, हमें तो अपना अलग नेटवर्क चाहिए, हमें तो अपना अलग नेटवर्क चाहिए। अब सबको नेटवर्क तो अलग दे देंगे लेकिन स्विच कहाँ से लाएंगे हम इतने सारे, राइट।
जो तरीका है, सही तरीका वो क्या कहता है कि सबको अपना स्विच लगाना चाहिए और सबके स्विच के बाद फिर आप एक ऊपर से अलग से स्विच करके क्लासीफाई करो, लेकिन आप इतने सारे स्विचेस तो लगाते नहीं हो। इसीलिए वीलैंस का कॉन्सेप्ट आया था। वीलैंस क्या करते हैं, बेसिकली आपके सेम फिजिकल स्विच के ऊपर मल्टीपल वीलैंस ट्रैवल करती हैं। तो जो भी मान लो आपका मेरा सर्वर है, अगर मान लो एक मेरा सर्वर है एक आपका सर्वर है, मैं कहता हूँ मेरे को नेटवर्क 1 है और आप बोलते हो कि आपका नेटवर्क 2 है, पर हम दोनों सेम फिजिकल स्विच का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारे वीलैंस ट्रैवल करते हैं। वीलैन ट्रैवल करते हैं मतलब ये कि जो मेरा जो कम्युनिकेशन होगा वो वीलैन 1 होगा, वीलैन आईडी मान लो 1 हो गया, आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो वीलैन आईडी 2 होगा। तो हम दोनों के नेटवर्क अलग हो गए, हम आपस में कभी भी बात नहीं करेंगे। जो स्विचेस हैं वो ये देखता है अच्छा इस पे टैग लगा हुआ है, ये तो वीलैन आईडी 1 का है, ये वीलैन आईडी 2 का है, दोनों को आपस में कभी भी मर्ज नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से नेटवर्क को सेपरेट कर दिया जाता है कि आपका अलग हो गया मेरा अलग हो गया, हमारा कोई आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये पहले से है स्विचेस के अंदर। वीएलएन आईडी, ठीक है, ये आप तो करते ही हो, आप लोग बहुत पहले से करते आ रहे हो, वीएलएन आईडी कॉन्फ़िगर करते हो। तो वीएलएन आईडी बेसिकली आपकी वर्चुअल नेटवर्क आईडी होती है, कि वो आपकी है, आपके अलावा और कोई यूज नहीं कर रहा है। तो उसका कम्युनिकेशन जो भी होगा कोई दूसरा नहीं देख सकता, पढ़ नहीं सकता या इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब होता है कि वीएलएन के ना अपने भी एक लिमिटेशन थी। वीएलएन की लिमिटेशन ये थी कि ना इसमें जो नंबर ऑफ आईडीज होती है ना नेटवर्क, वो लिमिटेड थे। शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, गलत वैल्यू बताने से कोई फायदा नहीं है। कुछ एक लिमिटेड था, मान लो रफ फिगर समथिंग 500 या 1000 मान लो, तो उसके ऊपर वीलन आईडी बन नहीं सकती थी। अब एक जब अगर आप बड़े नेटवर्क की पिक्चर देखोगे, एक बड़ा नेटवर्क, बड़े नेटवर्क में यार 1000 नेटवर्क कुछ भी नहीं होते हैं। एक बड़ा नेटवर्क का मतलब अपने आप में उसके मतलब 1000 से भी ज्यादा नेटवर्क्स होंगे। तो उस केस में ना वीलन आईडी फेल हो जाता है। इसलिए वीएक्स लैन का कॉन्सेप्ट आया, एक्सटेंडेड वीलन का। वीएक्स लैन में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ नेटवर्क हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो थाउजेंड्स में चले जाते हैं। तो जो आपकी जो कैपेसिटी है वो और बढ़ जाती है। तो यही डिफरेंस है वीलैन और वीएक्स लैन में, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो फिजिकल निक है वो कन्वर्टेड किया जाता है वीनिक में। अब आपके सर्वर पे जो फिजिकल जो सर्वर है आपके पोर्ट पे तो निक आ गया, अब आपके सर्वर पे केबल आ गई, केबल पे नेटवर्क भी आ रहा है, ठीक है, नेटवर्क का वीलन है, वीलन आईडी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, आपके पास रिक्वेस्ट आ गई। पर आपके सर्वर को तो आपने वर्चुअल बना दिया, वीएम बना दिया हाइपरवाइजर की हेल्प से। तो वीएम मान लो एक, अब उसके ऊपर आप 2 वीएम चला रहे हो। अब वीएम 1 कहता है कि नहीं मुझे तो अलग वीलन आईडी चाहिए, वीएम 2 कहता है नहीं मुझे तो अलग वीलन आईडी चाहिए। ऑब्वियसली बिकॉज आपने 2 वीएम्स बनाए हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट वीएम्स हैं, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो दोनों को जो अलग अलग वीलन आप जो बना, अब आगे कैसे आप कन्वर्ट करोगे, क्वेश्चन ये है। अब ये जो कन्वर्जन है, जो फिजिकल निक है, अगर आप ये फिजिकल निक दोनों वीएम्स को प्रोवाइड कर दोगे कि ये लो ये फिजिकल निक है, तुम भी लो तुम भी लो, तो इसका मतलब ये है कि वीएम 1 का जो ट्रैफिक है वो भी इसी फिजिकल से सीधा जा रहा है और इसका भी इधर जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका जो वीएम है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। क्यों? क्योंकि कल को अगर वीएम 1 जो है वो क्लोन कर ले अपने आप को, वीएम 2 बन जाए, प्रिटेंड करे कि मैं तो वीएम 2 हूँ, तो इसको थोड़ी पता है इस वी निक को कि भाई इस निक को फिजिकल निक को कि वीएम कहाँ है कौन सी है, ये तो कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं करता है। ये तो सिंपली फिजिकली लाके नेटवर्किंग देता है, तो ये हो सकता है उसको नेटवर्क दे देगा। तो उस इन दैट केस आपका जो है प्राइवेसी ब्रीच होगी, आपका सारा जो नेटवर्क है वो उसके पास भी एक्सेसिबल होगा। इसलिए इस प्रॉब्लम को, कि ये प्रॉब्लम ना हो, अवॉइड करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल निक टू वर्चुअल निक। फिजिकल निक टू वर्चुअल निक का मतलब क्या होता है कि जो आपका ये जो फिजिकल निक आ रहा है ये वर्चुअली नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, या इंटरनली नेटवर्क 1 हो जाएगा, नेटवर्क 2 हो जाएगा। तो अब जब ये नेटवर्क 1 है और नेटवर्क 2 है, तो आपने बोला नेटवर्क 1 तो मैं वीएम 1 को दे देता हूँ और नेटवर्क 2 में दे देता हूँ वीएम 2 को। तो इन दैट केस अब दोनों का क्रॉस कम्युनिकेशन नहीं होगा, आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो आपने 2 वीनिक बना दिए, एक फिजिकल को आपने 2 वर्चुअल में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो ये मत पूछना कि ये एक्चुअली कैसे होता है, क्योंकि ये मैं आपको भी नहीं बता सकता, ये हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको हाइपरवाइजर पढ़ना पड़ेगा, आपको हाइपरवाइजर को और डिटेल में समझना पड़ेगा, आपको जो है लाइनक्स का कर्नल समझना पड़ेगा। तो आपको पता चलेगा कि जो मैं आपको थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ प्रैक्टिकली कैसे होता है, ठीक है। मैं आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, हाँ इसको आगे हम और अच्छी एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, लेकिन ये वो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए
ठीक है, इसके बिना आप क्लाउड नहीं पढ़ सकते। इनफैक्ट आप क्लाउड छोड़ो, आप नॉर्मल डेटा सेंटर में भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल डेटा सेंटर में भी ये चीजें एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है, तो फिजिकल निक जो है वो आपका वर्चुअल निक में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर। तो आपका जो हाइपरवाइजर है वो 3 काम करता है। आपके सीपीयू को वीसीपीयू बनाता है, आपके रैम को वीरैम बनाता है, और आपके निक को वीनिक में बनवाता है। मल्टीपल वीनिक, मल्टीपल वीनिक मतलब एक फिजिकल निक को मल्टीपल वीनिक्स में कन्वर्ट करता है, और फिर वो वीनिक्स आप अलग अलग नेट वीएम्स को दे सकते हो, जैसा भी आप देना चाहो। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। अच्छा, इसी पे थोड़ा और आगे लिखा हुआ है कि वीनिक, हो सकता है शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो कि यार ये वीनिक वीनिक क्या है। तो वीनिक देखो मैं बताता हूँ वीनिक क्या होता है। आपने अपने सर्वर्स पे जो इंटरफेसेस देखे हुए हैं, तो आपको सर्वर पे इंटरफेस कैसे दिखते हैं? ETH1, ETH2, ETH3, ETH4 ऐसे ही दिखते हैं ना सर्वर पे। नॉर्मल जब आप फिजिकल सर्वर पे काम करते थे, तो आप जो केबल लगाते थे, मान लो आपने 4 इंटरनेट, सॉरी यार इंटरनेट मुंह से निकल जाता है, नेटवर्क जो केबल आपने जो 4 केबलें लगाते थे, 4 RJ45 ईथरनेट केबल्स, तो वो आपके सर्वर पे कैसे दिखती थी ओएस के अंदर? जब आप लाइनक्स पे लॉगिन करते थे तो ETH0, ETH1, ETH3, ETH0, 1, 2, 3, ये बेसिकली आपके वो 4 फिजिकल केबल्स होते थे जो आपके सर्वर से लगे होते थे। तो वर्चुअल में क्या होता है कि जो वीनिक होती है, तो आपने मान लो बना दिया वीनिक 1, वीनिक 2, वीनिक 3, वीनिक 4। अब आपने उसको एक वीएम के साथ अटैच कर दिया, चारों के चारों वीएम वीनिक को। तो आपके सर्वर पे जब वो दिखेगा तो कैसे दिखेगा? ETH0, ETH1, ETH2, ETH3। तो जो वीनिक है वो आप अपने सर्वर पे ऐसे विजुअलाइज करोगे। अगर आपको देखना है कि यार ये वीनिक मेरे सर्वर पे कैसा दिखता है, तो वो सर्वर पे आपको एज अ ईथरनेट पोर्ट दिखता है, एज अ ईथरनेट पोर्ट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा चलो ठीक है, ये नेटवर्किंग की बात थी। मैं स्टोरेज बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर पे आ जाएंगे, बिकॉज आई अंडरस्टैंड आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन पूछने होंगे। तो मैं बस ये लास्ट स्लाइड आज के लिए पढ़ता हूँ, इसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर पे आएंगे। मैंने आपको नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन बताया, मैंने आपको सर्वर वर्चुअलाइजेशन बताया, अब मैं आपको स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन बताऊंगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका तीसरा जो टाइप था स्टोरेज था। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन कैसे होता है? स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन भी जरूरी है, क्योंकि जब आप वीएम बनाओगे तो वीएम में आपको स्टोरेज भी दिखनी चाहिए। तो स्टोरेज कैसे दिखती है? क्या कोई अलग से सॉफ्टवेयर होता है, या क्या किस तरीके से किया जाता है? तो ये एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जिसका नाम होता है सेफ, CEPH, सेफ। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये बेसिकली करता क्या है? ये जो आपका जो फिजिकल सर्वर हो स्टोरेज होता है, उसको वर्चुअल में कन्वर्ट करता है। मतलब ये कि आपका जो स्टोरेज है, ठीक है, वो चाहे स्टोरेज आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, चाहे आपका ब्लॉक हो सकता है, या आपका फाइल स्टोरेज, तीनों मतलब, ये तो मैं टाइप ऑफ सर्विस बता रहा हूँ। जो फिजिकली जो डिवाइस होते हैं वो क्या होते हैं? या तो आपका हार्ड डिस्क हो सकता है, या तो आपका SSD हो सकता है, या तो आपका NVMe हो सकता है। इन तीनों फिजिकल किसी भी टाइप के स्टोरेज को लेके आप उसको वर्चुअल स्टोरेज में कन्वर्ट करते हो। अब जब वर्चुअल में कन्वर्ट करते हो ना, तो यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कमिटमेंट वाला, कि मैंने जैसे एक सीपीयू से 8 मतलब वो कर दिया, 8 टाइम्स कर दिया, नहीं वो वाला नहीं है, 16 वाला नहीं है, फॉर्मूला नहीं आता यहाँ पे। 1 GB जो है वो 1 ही GB रहेगा वर्चुअल में भी। मतलब ये कि स्टोरेज जितना था वर्चुअल में भी उतना ही होगा। फायदा क्या है? फायदा ये कि स्टोरेज को आपको वर्चुअल करके रिकॉग्नाइज भी तो कराना अपने वीएम के साथ, राइट? आप अपने वर्चुअल मशीन के साथ रिकॉग्नाइज भी तो कराओगे ना। तो उसके लिए आपको स्टोरेज रिकॉग्निशन चाहिए, और ये सेफ करता है। और सेफ जो है वो तीनों तरीके की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कैपेबल है। मतलब ये कि आप जो सेफ सॉफ्टवेयर है, ये आपको ब्लॉक स्टोरेज भी दे सकता है, ये आपको ऑब्जेक्ट सर्विस भी दे सकता है, और ये आपको फाइल स्टोरेज सर्विस भी दे सकता है। तीनों तरीकों की सर्विस जो है वो आपके वीएम को प्रोवाइड कर सकता है। बिकॉज प्रॉब्लम क्या थी, आप जो फिजिकल वाले स्टोरेज में अगर आप देखोगे, अगर मैं वहां जाता हूँ, देखो इसमें क्या होता था कि फिजिकल नोड के ऊपर, ये फिजिकल नोड के ऊपर फाइल सिस्टम बनता था, ये सारी चीजें बनती थी, और ये फिर वीएम के साथ एक्सपोज होता था। दैट इज ओके, परफेक्टली फाइन। लेकिन जब आप वर्चुअल में आते हो, तो जो ये नोड है जहां पे ये डिस्क रखी हुई है, स्टोरेज जो रखी हुई है, जो स्टोरेज सर्वर है, ये स्टोरेज सर्वर आपको कैसी कैसी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है? ये आपको ब्लॉक सर्विस भी दे सकता है, मतलब ये आपको वॉल्यूम दे सकता है, आप वॉल्यूम सीधा लेके आज आप उसको एज अ ब्लॉक सर्विस अपने वीएम के साथ लगा सकते हो। ऑब्जेक्ट भी देता है और फाइल भी देता है। ईथरनेट पोर्ट की जरूरत होती है सिर्फ। अब इसमें फायदा पता है क्या है? फायदा ये है कि जो स्टोरेज सर्वर है, पहले जो हम स्टोरेज कनेक्ट करते थे सर्वर्स के साथ, तो आप लोग याद करो, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने डेटा सेंटर में काम किया हुआ है,
तो आप लोगों को याद है कि जो स्टोरेज होता था वो हमेशा सर्वर के साथ फाइबर केबल से कनेक्ट किया जाता था, राइट? फाइबर केबल से हम क्यों कनेक्ट करते थे यार? फाइबर पे बहुत हाई स्पीड होती है और डेटा की ना इनपुट आउटपुट बहुत स्ट्रांग होता है। हाँ, बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो होता है रॉ रॉ हार्ड डिस्क के लिए, मतलब रॉ स्टोरेज के लिए, ऐसा स्टोरेज जिसपे कोई फाइल सिस्टम नहीं है। अब आपका फाइल सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, मतलब ये कि वो प्लग एंड प्ले है। आपने सिर्फ उसको अपने सर्वर के साथ, वीएम के साथ कनेक्ट करना है। तो जो कनेक्शन होगा वो फाइबर से नहीं होगा, वो होगा विद द हेल्प ऑफ ईथरनेट पोर्ट। तो आपका जो स्टोरेज सर्वर है उसको आप अपने जो फिजिकल सर्वर है जिसको आप वर्चुअलाइज कर रहे हो, ठीक है, जिस पे आप हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर रहे हो, सिर्फ उसके साथ एक ईथरनेट केबल लगा दो, दैट्स इट, और आपका डेटा जो है चलना शुरू हो जाएगा। यार इथरनेट पे तो पोर्ट पे स्पीड आती है ना, 200 एमबीपीएस भी आती है, 400 एमबीपीएस भी आती है, 1 जीबी के भी इथरनेट पोर्ट्स आते हैं, 10 जीबी के भी पोर्ट्स आते हैं इथरनेट के। तो आप इथरनेट पोर्ट पे 10 जीबीपीएस की स्पीड के साथ डेटा रिट्रीवल कर सकते हो। तो आपको फाइबर केबल की जरूरत नहीं है। आपके वीएम्स की जो फिजिकल जो जो होस्ट हार्डवेयर है उसको अब जरूरत नहीं है कि वो फाइबर केबल के थ्रू कनेक्ट करे अपने स्टोरेज को, नहीं, वो आपको डायरेक्टली ईथरनेट केबल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। आपको सेपरेट हार्डवेयर पोर्ट लगाने की जरूरत नहीं है अपने सर्वर्स के साथ, जो कि पहले लगाने की जरूरत पड़ती थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं तो कोई नहीं, अब हम क्वेश्चन एंड आंसर लेने वाले हैं। ये स्लाइड मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगा, ओपन स्टैक में आपको आज नहीं बता रहा, कंफ्यूजन ज्यादा होगा, सेशन भी लेंदी हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन एंड आंसर की बात करते हैं। तो अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो। यार कृष्णा, ये थोड़ा मतलब क्लियर नहीं हुआ ये वर्चुअल स्टोरेज वाला, तो इसको रिपीट कर दोगे क्या? मुझे मतलब मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि देखो वीएम अपना, वीएम पे जहाँ पे भी इंस्टॉल करते हैं हम्म, तो हम तो इंफ्रा वालों से कह देते हैं कि भैया हमें इतनी स्टोरेज चाहिए, हम्म, वो हमें दे देते हैं कि ये अवेलेबल हो जाएगी और उसको हम माउंट कर देते हैं, बस हमारा यही काम होता है। हम सेफ या इसका यूज नहीं करते, राइट? आज की डेट में अगर हम क्लाउड नहीं भी कर रहे हैं, मान लो वीएम बेस्ड इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो इसमें हमें वर्चुअलाइजेशन की क्यों जरूरत पड़ी और ये सेफ की, ये मुझे थोड़ा डाउट लगा मतलब उसमें। तो इसमें थोड़ा मतलब अगर क्लैरिफाई कर सकते हो आप देखो, तो। जो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन है ना, ये हम कहाँ यूज करते हैं? ये बेसिकली हम ओपन स्टैक में यूज करते हैं। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, एक सेकंड, कोई एंटर हुआ है क्या? अच्छा, तो स्टोरेज का जो वर्चुअलाइजेशन है ना, इसका जो इस्तेमाल होता है वो होता है हमारा ओपन स्टैक के अंदर। अब ओपन स्टैक में क्योंकि इंटरनल आर्किटेक्चर तो आपसे हिडन है, तो आपको नहीं पता कि वो इंटरनली कैसे स्टोरेज लेके आ रहा है, ठीक है? आपको तो वहां पे वॉल्यूम दिख जाता है, ठीक है, वॉल्यूम को आप यूज करते हो, क्रिएट वॉल्यूम करते हो और आप सीधा मैप कर लेते हो। पर जो बैकएंड में जब वो काम करता है तो वो कहीं ना कहीं से फिजिकली स्टोरेज से ही तो कनेक्ट करेगा ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अब ये कि कहाँ से आया, क्यों आया? हाइपरवाइजर, जब प्लेन हाइपरवाइजर यूज करते थे हम वर्चुअलाइजेशन, सिर्फ वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड नहीं, सिर्फ वर्चुअलाइजेशन करते थे, तो हम ऐसा स्टोरेज नहीं देखते थे, राइट? हम ऐसा स्टोरेज नहीं देखते हैं। क्या होता है कि जब आप VMware या किसी और के बड़े डेटा सेंटर में जाओगे ना, जहाँ पे बड़े लेवल पे वर्चुअलाइजेशन होता है, अगर आप सिर्फ एक सर्वर लेके वर्चुअलाइज कर रहे हो और उसको सिर्फ आप ही कंज्यूम कर रहे हो, तो इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज जो सर्वर के अंदर जो हार्ड डिस्क होती है ना, उतनी आपके लिए सफिशिएंट है और आप उसी को ही रिकॉग्नाइज करके आप अपना काम कर लेते हो। मतलब वो वाली स्टोरेज को तो आपका VM ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेगा। पर क्वेश्चन ये है कि जब आपका स्टोरेज जो सर्वर में जो हार्ड डिस्क है, मान लो 2 लगी है या 3 लगी है, 3 है तो 3 TB हो गई मान लो मैक्सिमम। अब 3 TB के साथ आप 10 VM लॉन्च करते हो मान लो, तो 3 TB की जो 10 VM होंगी तो 10 VM में तो वो खत्म हो जाएगा, कंज्यूम ही नहीं कर पाएगा वो 3 TB उनके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। तो जब आप बड़े स्टोरेज की तरफ जाते हो, बड़ा स्टोरेज मतलब ह्यूज स्टोरेज, जैसे EMC पहले होता था ना, EMC का स्टोरेज लगाते थे, लंस होते थे, लंस को सर्वर से स्टोर कनेक्ट करते थे और उसके बाद फिर LVM बनाते थे रिकॉग्नाइज करके। तो वो जो कॉन्सेप्ट था वो कब आता था? जब आप बड़ा स्टोरेज लेते थे, जब आपको 100 TB चाहिए, 500 TB चाहिए और 170,000 TB चाहिए। बड़ी स्टोरेज जब आप लेते हो तो फिजिकल के पास तो फिजी जो सर्वर होता है उसमें तो इतने स्लॉट्स होते नहीं है कि आप इतने सारे हार्ड डिस्क लगा सको। ऑब्वियसली आप एक अलग से स्टोरेज नोड लगाते हो। तो जब आप जो स्टोरेज नोड लगाते हो ना, तो वो स्टोरेज नोड जो है, अब दो तरीका होता है। एक तो ये होता है कि उसको एज इट इज रॉ, रॉ मतलब कि जितनी भी डिस्क है वो आपके सीधा सीधा उठ के आपके सर्वर पर रिकॉग्नाइज हो जाए। फिर आप अपने सर्वर पर डिसाइड करो आपको क्या करना है, आपको उसको LVM बनाना है या उसको आपको जो भी करना है, ठीक है?
अब क्या होता है कि वर्चुअलाइजेशन के ऊपर जब नेक्स्ट लेवल जब ओपन स्टैक या क्लाउड जब आता है, तो वहां पे क्या है, नंबर ऑफ नोड्स होती हैं, बहुत सारे वीएम होस्ट होते हैं, फिजिकल कंप्यूट नोड्स। और जो स्टोरेज होता है वो अलग से रखा जाता है, अलग से मतलब कि अलग से स्टोरेज सर्वर रखा जाता है। तो जो अलग से जो स्टोरेज सर्वर है, अब वो स्टोरेज सर्वर आपके वीएम्स को कैसे सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ओपन स्टैक की अपनी सर्विस होती है, बट वो जो सर्विस है वो बैकएंड में कहीं से तो किसी नोड पे जाएंगे ना। अगर मान लो मैं कहता हूँ कि ग्लैंस हो गया, या मान लो सिंडर हो गया, ठीक है, सैफ हो गया, ये स्विफ्ट हो गया। अब ये जो ओपन स्टैक की सर्विसेज है, बेसिकली सर्विस जो होती है वो एक्चुअल नोड नहीं होती है, ठीक है। सर्विस सिर्फ एक नाम होता है कि मुझे ये काम करना है तो ये वाला सॉफ्टवेयर यूज कर लो। बट जब वो बैकएंड पे कहीं ना कहीं तो स्टोरेज को सेव करेगा ना, कहीं ना कहीं तो फिजिकल स्टोरेज नोड को कनेक्ट करेगा। तो उस केस में आपको एक स्टोरेज नोड बनानी पड़ती है, मतलब एक आपको एक पूरा 8-10, मान लो आपने उसमें 50 हार्ड डिस्क लगा दी, ठीक है, एक एक टीबी या 10-10 टीबी की हार्ड डिस्क लगा दी। तो जो आपका जो ओवरऑल जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो मान लो कि टेराबाइट्स में आ गई, टीबीज में आ गई, मान लो 500 टीबी हो गई। अब वो जो 500 टीबी है वो कैसे मेरे सर्वर के पास कनेक्ट होगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसी स्टोरेज नोड पे हम एक सर्वर बनाते हैं, ठीक है, एक उसी स्टोरेज नोड पे हम एक सर्वर डाल लगाते हैं, और उस सर्वर को हम बोलते हैं स्टोरेज सर्वर। और उस स्टोरेज सर्वर के अंदर हम सॉफ्टवेयर डालते हैं, उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है सेफ स्टोरेज। अब ये जो सेफ स्टोरेज होता है, ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये बेसिकली जो फिजिकल जो डिस्क हैं उनको वर्चुअली कन्वर्ट करता है, और फिर वो एक्सपोज करता है। एक्सपोज किसे करता है? कंप्यूट नोड्स को, कि ये आपकी और आपके वो बैकएंड में किससे कनेक्ट होता है? वो कनेक्ट होता है सिंडर से, वो आपके ग्लैंस से कनेक्ट होता है, वो आपके स्विफ्ट से कनेक्ट होता है। तो ये बेसिकली एक बैकएंड सर्विस है। मतलब अगर मैं छोटे शब्दों में कोशिश करूं समझाने की, तो जो सेल्फ स्टोरेज है वो फिजिकल सॉफ्टवेयर है, जो आपके फिजिकल जो स्टोरेज नोड्स होती हैं उनको आपके ओपन स्टैक के साथ जोड़ने के काम आता है। क्योंकि जब आप ओपन स्टैक में अगर आप काम करोगे तो आपको तो एज ए यूजर क्या दिखेगा? ग्लैंस दिखेगा, या आपको एज ए यूजर स्विफ्ट दिखेगा, या आपको सिंडर दिखेगा। बट जो सिंडर्स और जो ग्लैंस और जो स्विफ्ट है, वो एक सर्विस होती है सिर्फ, वो स्टोरेज नहीं होती, वो सिर्फ एक सर्विस होती है। मतलब ये कि वो बैकएंड में कहीं ना कहीं जाके किसी फिजिकल नोड से बात करते हैं, किसी फिजिकल से कम्युनिकेट करते हैं। तो जिस फिजिकल से वो कम्युनिकेट करते हैं उसी को हम सर्वर स्टोरेज नोड बोलते हैं। स्टोरेज नोड मतलब वहां पे एक सर्वर इंस्टॉल होता है उस नोड के साथ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये रोल है इसका सेफ का, इसीलिए आपको वर्चुअलाइजेशन में नहीं दिखता ये चीज, ठीक है। थैंक यू। या और किसी को कुछ पूछना है? पूछो यार, मतलब बहुत अच्छा फोरम है ये। मतलब हम रट्टा रटाया कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते, ना किसी को पढ़ा रहे हैं। बहुत बेसिक शब्दों में समझ रहे हैं कि ऐसी चीज की आपकी मतलब लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करे ये कॉन्सेप्ट। आप चाहे काम करो या ना करो, बट आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। और किसी को कुछ नहीं पूछना? तो चलो ठीक है, अभी कोई बात नहीं, अभी हम वैसे भी सेशन प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो हो सकता है बाद में क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन कृष्णा, हाँ हाँ। ये जो स्टोरेज है तो मतलब जितने सारे मेरे पास टोटल स्टोरेज रहेगा, एक शेयर मतलब एक पूल बनाएगा ना, शेयर करेगा सारे मेरे नोट्स होंगे जो एक्सेस मतलब इसके लिए रहेगा। तो इसमें अगर मुझे ये करना है, सेग्रीगेट करना है कि जितने सारे कंप्यूटर सर्वर के इसके ये मेरा ये इतने साइज है, यहाँ तक सीक्वेंस, ऐसा कुछ डिफाइन करते हैं क्या कि स्टोर करने के लिए भी साइज लिमिट? मैं शायद क्वेश्चन सही से समझ नहीं पाया, लेकिन चलो मैं एक बार अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। जो मुझे समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि आप ये पूछ रहे हो कि जो स्टोरेज है, कि कहीं उसको लिमिट करते हैं, या कि कौन कितना एक्सेस करेगा, कौन सी नोड कितना यूज करेगी, राइट? हाँ। अच्छा, देखो क्या होता है कि जो सेफ होता है ना, वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सेफ एक सॉफ्टवेयर है। आप इस सेफ को इंस्टॉल कहाँ करते हो? आप इसको इंस्टॉल करते हो स्टोरेज नोड के ऊपर। अब स्टोरेज नोड मैं क्यों बोल रहा हूँ? स्टोरेज नोड बोलूंगा तो कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि यार ये नोड कहाँ से आ गई। देखो, जो आपका जो स्टोरेज नोड स्टोरेज होता है ना, जहाँ पे आपकी 20, 25, 50 जितनी भी डिस्क लगी हुई है, वहां पे एक सर्वर भी होता है साथ में, ठीक है। वो सर्वर पे ना बहुत मिनिमम इंस्टॉलेशन होती है, मतलब पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होता है, फुल ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक मिनिमम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। वहां पे एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है जिसको हम बोलते हैं सेफ। अब जो सेफ है ना, वो बेसिकली क्या है कि जो आपकी जो फुल जो, मान लो आपका जो स्टोरेज है, मान लो आपकी 50 डिस्क है। अब वो जो 50 डिस्क होंगी ना, वो 50 डिस्क भी देखो क्या होता है कि हो सकता है कि आपने उसमें 8 या 10 एनवीएमई लगा रखे हो, उसमें हो सकता है कि आपने 20 जो है वो एसएसडी लगा रखे हो, और आपने 20 जो है वो एचडीडी लगा रखे हो,
भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने कितने टाइप की स्टोरेज रखते हो। अब जरूरी थोड़ी कि 50 की 50 एनवीएमई होंगी, अलग अलग हो सकती हैं। तो वो बेसिकली पूल भी बनाता है। पूल का मतलब ये कि पूल बना देगा, फास्ट पूल स्लो पूल। अब फास्ट पूल स्लो पूल ये तो सिर्फ वो बनाता है। अब इसको इस्तेमाल कौन करता है, इसका कंज्यूमर कौन होता है, इसका कंज्यूमर होता है ओपन स्टैक। ओपन स्टैक क्या करता है, ओपन स्टैक की जो तीन बड़ी जो सर्विस है, ठीक है, तीन क्या चार बोलूंगा, ग्लैंस इमेज के लिए, सेंडर स्विफ्ट ऑब्जेक्ट स्टोरेज के लिए, और एक और मनीला है जो आपका नेक्स्ट आया हुआ है, वो अभी चलो यहाँ डिस्कस नहीं करते, तो तीन की ही बात करते हैं। तो जो तीन सर्विस होती हैं ओपन स्टैक की, वो अब इसको क्या करते हैं, इसके साथ इंटीग्रेट करते हैं, मतलब कि वो जुड़ जाते हैं इस सेफ के साथ। और अब जो सिंडर है और जो आपका स्विफ्ट है, ग्लैंस है, वो खुद डिसाइड करेगा कि आपका कहाँ कितना किसको देना है। देखो जो ग्लैंस है वो आपका कंप्यूटर पे नहीं चलता। ग्लैंस बेसिकली इमेजेस की एक रेपोजिटरी होती है, तो वो आपके कंप्यूट नोड पे नहीं चलता, उसका वीएम के स्टोरेज से कोई लेना देना नहीं है। वो बेसिकली इमेजेस के लिए होता है कि मेरे मान लो मेरे एक ओपन स्टैक के एनवायरनमेंट में 50 इमेजेस है, ठीक है, 50 टाइप की वीएम लॉन्च हो सकती हैं, तो वो सिर्फ इमेजेस की कॉपी रखता है। तो ग्लैंस जो है वो आप अलग रख सकते हो, एक अलग रेपोजिटरी। वो यूज कौन करता है, ओपन स्टैक यूज करता है। ओपन स्टैक की जो तीन सर्विसेज है ये डिसाइड करती हैं कि हमको कहाँ देना है, कितने अमाउंट में किसको स्टोरेज देना है। जो लिमिटेशन की आप बात कर रहे थे ना, वो ओपन स्टैक डिसाइड करता है, वो सेफ नहीं डिसाइड करता है। सेफ सिर्फ प्रोवाइडर है, वो सिर्फ स्टोरेज को प्रोवाइड करता है क्लाइंट को, और क्लाइंट कौन है, ओपन स्टैक। ओपन स्टैक के तीन कंपोनेंट उसके क्लाइंट हैं, सेंडर स्विफ्ट और ग्लैंस, तो वो तीनों डिसाइड करते हैं कैसे वो उसको आगे कंप्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, थैंक यू। कृष्णा यार, एक मतलब शायद ये सिली क्वेश्चन होगा बट फिर भी, जैसे आपने तीन तरीके की स्टोरेज डिस्कस की थी, राइट? हाँ हाँ, ब्लॉक और ये ऑब्जेक्ट फाइल। हाँ, फाइल बेस्ड और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मतलब सेफ तीनों पे चल जाता है ना? मतलब ऐसा तो तीनों नहीं है कि कोई तरीके के सर्विस, स्पेसिफिक इस पे चलता है इस पे नहीं चलता, कुछ ऐसी लिमिटेशन होती है क्या हमारे पास? नहीं नहीं, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। सेफ जो है वो चलने की बात नहीं है, सेफ प्रोवाइड करता है बेसिकली। प्रोवाइड। हाँ, तो सेफ हाँ। जो है वो तीनों तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। वो ब्लॉक भी सर्विस दे सकता है, ऑब्जेक्ट भी देता है, और फाइल स्टोरेज भी देता है, ये तीनों देता है। ठीक है, मैं भी अच्छा। कंफ्यूज था एक्चुअली, मैं कल तक कंफ्यूज था कि क्या वो फाइल स्टोरेज देता है या नहीं देता है, क्योंकि मैंने अभी तक सेफ को फाइल स्टोरेज का एग्जांपल कहीं नहीं देखा था। बट जब कल मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि वो फाइल स्टोरेज भी देता है, मतलब वो तीनों तरीके की ठीक। सर्विसेज देने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, तो और ये तीनों मतलब मिक्स्ड हो सकती है एक स्टोरेज में, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जैसे तो, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अपने फिजिकल स्टोरेज के ऊपर, सेम फिजिकल स्टोरेज सर्वर के ऊपर आप तीनों तरीके की सर्विस दे सकते हो, ये पॉसिबल दे है। सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो, पॉसिबल। हाँ बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, अब मैं कृष्णा अगर कोरिलेट करूं, जैसे अपने ईएमसी होते थे, ठीक है, AX4 या VNX सीरीज जो होती थी, उसमें जो पहली हार्ड डिस्क होती थी हमारी, उसमें उसका ओएस होता था या जो भी होता था, जो मॉनिटर करता था ये सारी चीजें ना, जो जो मतलब मैनेज करता था ये सारी स्टोरेज को, ठीक है। हाँ हाँ तो वो समझ लीजिए, मतलब जैसे वो एक जो हमारी पहली हार्ड डिस्क होती थी जिसमें ओएस करता था, इंटरनली जो ईएमसी का प्रोडक्ट होता था, हमें इतनी नॉलेज नहीं होती थी, राइट? हाँ क्योंकि हम हाँ, इतना काम नहीं करते थे। तो वो वाला काम जो है वो सेफ कर रहा है आज की डेट में, सेफ करता है। उसका उसी का एनहेंस्ड वर्जन समझ लो, ठीक है ना? हाँ मतलब देखो, वो अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना है तो ये कह सकते हो कि कोरिलेट कर सकते हो कि जो काम ईएमसी में उसकी जो पहली स्टोरेज नोड करती थी, यहाँ पे सेफ हाँ। करता है, बट सेफ हाँ बिल्कुल वैसे ही करता है, पर वो स्टोरेज मतलब एक नोड होती है बेसिकली। उसी सेम हाँ। सेटअप चेसिस के अंदर एक पहला जो स्लॉट होगा, वहां पे बेसिकली एक सर्वर लगा होता है, बहुत छोटा सा सर्वर, थिन सर्वर। वो सर्वर उस हार्डवेयर जितने भी डिस्कनेक्टेड है उन सबको वो कंट्रोल करता है। तो आप हम्म। बात जब इंटरेक्ट करते हो, मतलब आपका मतलब है कि जब आपकी जब नोड्स बात करेंगे तो आप क्लाइंट की तरह डील करोगे उसके साथ, तो आप उस सर्वर के साथ कनेक्ट करोगे। अब वहां पे ऐसा नहीं कि आप उसको आईपी के साथ करते हो, नहीं आईपी के साथ नहीं करते हो, आप वाया ईथरनेट केबल करते हो। तो मतलब ये कि आपकी ईथरनेट केबल लगी हुई है आपके सर्वर से उसके सर्वर के बीच में, और वो बैकएंड में अपने डिस्क के साथ बात कर रहा है। वो जैसे भी कर रहा है, वो फाइबर के भी थ्रू करे, वो जैसा भी, ऑब्वियसली वो फाइबर के थ्रू ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसको फिजिकल डिस्क को कनेक्ट करना है। जब भी हम फिजिकल डिस्क कनेक्ट करते हैं तो हम हमेशा फाइबर के थ्रू करते हैं।
जब हम फाइल सिस्टम एक्सपोज करते हैं तो हम वो ईथरनेट के थ्रू करते हैं। तो ये समझो कि यहाँ पे सेफ ने सब कुछ बना के, मतलब फ्रंट एंड है वो, स्टोरेज का फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड सर्वर है, वो ही आपको स्टोरेज एक्सपोज कर रहा है, चाहे आप ओपन स्टैक को दे दो, चाहे वो आप VMware को दे दो, चाहे आप किसी थर्ड पार्टी को दे दो, किसी को भी दे दो। ठीक है, ओपन ठीक स्टैक इसे थैंक प्रेफर करता है। सेफ के अलावा भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी मार्केट में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेला सेफ ही है स्टोरेज के वर्चुअलाइजेशन के लिए। हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इट इज एन ओपन सोर्स। ठीक है, ये ओपन सोर्स है। ओपन स्टैक एक कम्युनिटी है जो कि ओपन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है। उन्होंने ओपन सोर्स के ही सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया हुआ है ओपन स्टैक को बनाने के लिए, तो उन्होंने सेफ को प्रेफर किया हुआ है। सेफ के अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं मार्केट में, जैसे हो सकता है कि विंडोज वाले भी करते हो, VMware हो सकता है वो कोई और तरीका यूज करे, ठीक है, वो कोई और सॉफ्टवेयर यूज करे, बट कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आपको यूज करना पड़ता है। ब्रॉड सेंस में बोलूं तो एक बड़े से स्टोरेज को अगर आप एक्सेस करते हो, आप डायरेक्टली किसी हार्ड डिस्क को तो एक्सेस नहीं कर सकते ना। अगर मान लो एक 500 TB की एक स्टोरेज चेसिस है, एक चेसिस मान लेते हैं, चेसिस में 500 TB की हार्ड डिस्क लगी हुई है, आप उसको डायरेक्टली कभी भी नहीं एक्सेस कर सकते। EMC में भी होता था, जैसा कि आपने बोला, पहली नोड जो एक्ट करती थी, फ्रंट एंड कह सकते हो, आपसे बात करने के लिए वो उससे कम्युनिकेट करता था, ठीक है, वो बैक एंड में फिर अपने डिस्क के साथ कम्युनिकेट करता था। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ भी होता है, सेम डिक्टो, सेम टू सेम। ये बस ओपन सोर्स है, और ये सूजे की तरफ से है, ये भी बता दो। तो इंटरनेट पे इसके बारे में पढ़ लेना, काफी कुछ मिलेगा अच्छा, मतलब आर्टिकल्स। ये सूजे की तरफ से आता है। ठीक थैंक यू कृष्णा, थैंक्स अ लॉट। ओके, और किसी को कुछ पूछना हो? नहीं? तो ठीक है, आज का सेशन हम कंक्लूड करते हैं। बस एक लास्ट मतलब क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ करूंगा मैं कि मैंने आपको बेसिक्स चीजें पढ़ाई हैं। ये बेसिक्स आपको मैंने अभी ओपन स्टैक अभी तक शुरू नहीं किया है, ठीक है, मैं डिले कर रहा हूँ, बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि जब आप ओपन स्टैक पढ़ो तो आपके अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो कि यार ये वर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं। इसलिए मैंने आपको ये बेसिक चीजें क्लियर करी हैं, और ये आपके हर जगह एप्लीकेबल है। चाहे आप Amazon में काम करो, चाहे आप ओपन स्टैक में करो, गूगल में करो, कहीं भी करो, किसी भी टेक्नोलॉजी में, किसी भी वेंडर, किसी भी कंपनी में काम करो, ये बेसिक टेक्नोलॉजीज हैं जो कि एप्लीकेबल है हर जगह, हर जगह। तो ब्लॉक स्टोरेज, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, फाइल स्टोरेज, तो ये तो आपको यार आंख बंद करके हर जगह मिलेगा। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे ये तीनों तरीके की सर्विसेज ना मिलती हो, ठीक है। तो उस टाइम आपको बड़ी हेल्प मिलेगी, अगर आप ये अच्छी तरह समझ गए ना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी वहां पे पढ़ने के लिए। तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो, Amazon भी पढ़ सकते हो, कभी भी कितना भी पढ़ सकते हो। तो इसके साथ मैं आज का सेशन कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट वीक मैं आपको ओपन स्टैक का आर्किटेक्चर बताऊंगा कि ओपन स्टैक के अंदर कितने सर्विसेज होती हैं, वो सर्विसेज आपस में कैसे काम करती हैं, आप VM जब लॉन्च करते हो तो VM कैसे लॉन्च होता है, अंदर बैकएंड में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। और ये जो सवाल था ना जो मैंने आपसे पूछा था शुरू में, ये वाला, इस सवाल का जवाब अब आपको ओपन स्टैक में मिलेगा। जब आपको मेरा क्यूबरनेटिस का सेशन याद हो, तो जब मैंने कहा था कि यार डॉकर जो कंटेनर रन करता था, वो कंटेनर फिजिकल होस्ट पे चलते थे, और अगर होस्ट गया तो सारे कंटेनर गए। तो तब हमारे पास क्यूबरनेटिस आया, राइट। क्यूबरनेटिस क्या करता था? क्यूबरनेटिस ऑर्केस्ट्रेशन करता था, कि वो यहाँ से उठा के इसको कहीं और ले जाएगा, यहाँ से उठा के कहीं और ले जाएगा। तो इवैक्यूएशन, रन टाइम पे VMs को माइग्रेट करना, ऑर्केस्ट्रेशन करना, और भी बहुत सारी चीजें, कंट्रोल करना, मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना। तो कोई ना कोई हमें एक टेक्नोलॉजी चाहिए जो यहाँ भी मिले ऐसी, और उसी का आंसर है ओपन स्टैक। ओपन स्टैक इस प्रॉब्लम का आंसर देता है। अदरवाइज तो हम खुश थे, हम तो यार एक सिंपल हार्डवेयर लो, उस हार्डवेयर पे आप 5 VM चलाओ, जरूरत ही नहीं है ओपन स्टैक लगाने की, और ना ही Amazon के पास जाने की कि यार तो मुझे VM लॉन्च करनी है। क्यों करना है? आप फिजिकल एक हार्डवेयर खरीदो, चलाओ 5 VM। बट ये कहीं ना कहीं तो आइसोलेटेड था और लिमिटेड भी था, इसीलिए तो कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आई है। तो यहाँ से ओपन स्टैक और क्लाउड जैसी टेक्नोलॉजी का जन्म होता है। तो ये ट्रिगरिंग पॉइंट है, ये ट्रिगरिंग पॉइंट है जहां से हमारे क्लाउड की शुरुआत होती है। तो नेक्स्ट वीक मैं आपको ओपन स्टैक पढ़ाऊंगा। इसके साथ मैं आज का सेशन कंक्लूड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए। आई होप कि आपको दिल से मजा आया होगा, क्योंकि मैं मतलब चाहता हूँ कि आप रटो मत कुछ भी, आप बहुत बेसिक, मतलब बिल्कुल लो लेवल पे आके समझो यार, हिंदी में एकदम देसी भाषा में समझो, समझना सबसे जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं। तो आई होप कि आपका वीकडेज अच्छा जाए, ताकि हम फुल एनर्जी के साथ नेक्स्ट वीकेंड पे मिले। तो इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।